हाँ जी। स्वागत है आप सबका मैथ्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। कौन सा चैप्टर? नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम का ये है कि पहली बात तो हमको इसकी इम्पोर्टेंस समझनी पड़ेगी, है ना। इसकी इम्पोर्टेंस समझनी पड़ेगी कि नंबर सिस्टम कितने क्वेश्चंस यूपीएससी सी सेट के अंदर पूछे जाते हैं। 2025 की बात करें तो लगभग 20 प्लस क्वेश्चन इसके पूछे गए हैं। सही है कि नहीं है? और हर बार यूपीएससी सी सेट के पेपर के अंदर इसके 5 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। 2025 में वेट बढ़ गया, अब इसका वेटेज बढ़ गया, तो अब हमको इसकी तैयारी भी थोड़ी अच्छी लेवल पे करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? जरूरी नहीं कि 2026 में भी 20 प्लस क्वेश्चन आए, लेकिन अगर हमारे 5 से 7 क्वेश्चन भी यहाँ से आ रहे हैं तो ये एक अच्छा टॉपिक है और इसको हमको तैयार करना पड़ेगा और ये अच्छे नंबर दे के जाता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम की क्लास फर्स्ट। ठीक है, नंबर सिस्टम की क्लास फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं आपके लिए और हमारा पढ़ने का तरीका क्या रहेगा इसमें। देखो, हम नंबर सिस्टम का सबसे पहले थोड़ा बेसिक सीखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक सीख के फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे। देखो, ये मैंने पीडीएफ बनाई है आपके लिए। 2021 से 2021 से 2025 तक जिस प्रकार अपना टॉपिक चलेगा, जैसे नोट्स चलेंगे उसी प्रकार अपने क्वेश्चन हम करते रहेंगे, ताकि हमको पता चले कि भाई कौन से टॉपिक के किस एरिया से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। इससे अपन को यूपीएससी का ट्रेंड भी पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे मैं बताऊं कि ये जो टॉपिक की मैंने 2 यहाँ पे पेज लगाए हैं, ठीक है, नंबर सिस्टम के। क्लास फर्स्ट है आज अपनी, तो ये 2, एक ये पेज और एक ये पेज, अगर हम इनको तैयार कर लेते हैं तो 2025 के लगभग 5 से 7 क्वेश्चन इनसे हो जाते हैं और हर बार कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इनसे आ रहे हैं। नंबर सिस्टम के और भी मतलब एरिया है, लेकिन ये एक सबसे बेसिक एरिया है कि हम नंबर्स को जानें कि नंबर होते क्या हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ से अब। ठीक है, सबसे पहले तो बात आती है कि नंबर क्या होता है। हम स्टार्ट करते हैं कि भाई नंबर 1 2 3 -1 -2 -3 -1/2 -3/4 प्लस के 3/4। तो कौन से नंबर क्या होते हैं, इसकी अपन को क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि भाई क्या नंबर है और उसको कैसे हम समझे। तो नंबर कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे, बिल्कुल बेसिक चीज़ है। अगर आप इसको समझोगे ढंग से तो फिर हो जाएगा, और लगभग सब लड़कों को इनको इसका पता भी रहता है, सभी स्टूडेंट्स को इसका पता भी रहता है, लेकिन जब अपना क्वेश्चन आता है ना तब इन पे ध्यान नहीं देते हम। ठीक है कि नहीं है? तो नंबर यहाँ पे बात करें तो नंबर यहाँ पे मैंने बोला कि नंबर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो रियल नंबर, एक इमेजनरी नंबर। ठीक है कि नहीं है? अब रियल नंबर क्या होता है, इमेजनरी नंबर क्या होता है? इमेजनरी नंबर वो होते हैं जो हमारे नॉर्मल डेली लाइफ में काम में नहीं आते। ठीक है कि नहीं है? डेली लाइफ में काम में नहीं आते। और रियल नंबर कौन से होंगे, जो मतलब जो वास्तविक दुनिया से हम, जिसको हम वास्तविक दुनिया में गिनते हैं। जैसे हमने कहा भाई 1 पंख है, 2 पंख हैं, ठीक है। और -1 मतलब कुछ अपने, जैसे अपन इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि भाई माइनस का मतलब क्या हो गया, कि माइनस का मतलब अपना डेट हो गया। ठीक है कि नहीं है? अपना ऋण हो गया। तो माइनस भी अपने काम में आता है डेली लाइफ में। लेकिन कभी आपने सुना है कि अपने डेली लाइफ में आयोटा काम में आता है? अब ये इमेजरी नंबर वाला क्या कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट 11th क्लास का टॉपिक आता है, इमेजरी नंबर्स, जो मैथ्स के बच्चे पढ़ते हैं, और ये अभी यूपीएससी में अपने काम की चीज़ नहीं है। तो हम सर इसको कैसे पहचानें, ठीक है कि नहीं है, कि भाई रियल नंबर कौन से होते हैं और इमेजनरी कौन से होते हैं? तो एक सिंपल सा फंडा है भाई, कि अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाता है, अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, इमेजनरी नंबर। अंडर रूट के अंदर माइनस का मतलब कैसे हुआ, जैसे किसी ने बोल दिया अंडर रूट -2, तो ये क्या हो गया, इमेजनरी नंबर। अब इसको कैसे आयोटा में कन्वर्ट करते हैं, कैसे आयोटा में कन्वर्ट नहीं करते हैं, ये हमारा समझने का विषय नहीं है। अगर इसके ऊपर बात करेंगे तो अपन लास्ट में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे, लेकिन हमारा जो काम आएगा वो आएगा रियल नंबर।
तो हम पहली बात तो ये समझ गए कि हम इमेजनरी नंबर और रियल नंबर को कैसे पहचानेंगे। अगर आपके पास अंडर रूट में माइनस आता है या फिर आयोटा, आयोटा होता है क्या है अंडर रूट में -1, इसको क्या बोलते हैं आयोटा। अगर इन दोनों से पाला पड़ता है तो समझ जाना कि ये बात किसकी कर रहा है, इमेजनरी नंबर। और यूपीएससी के अंदर अभी तो इससे पाला पड़ा नहीं है तो हम इसको इतना वैल्यू नहीं करते। अब बात करते हैं रियल नंबर की। अब रियल नंबर में दो प्रकार के नंबर होते हैं अपने पास, ठीक है। दो प्रकार के नंबर कैसे, अब रियल नंबर में आप आयोटा आएगा नहीं, अंडर रूट में माइनस आएगा नहीं, तो दो प्रकार के नंबर होते हैं, एक तो रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। हम इसकी थोड़ी हिंदी भी समझते हैं ताकि हमारे हिंदी भी काम में आएगी। नंबर का मतलब तो होता है संख्या, रियल नंबर का क्या मतलब हो गया, वास्तविक संख्या, ठीक है कि नहीं है। और रेशनल नंबर का मतलब क्या हो गया, परिमेय संख्या। अब आपके समझ में आएगा सर परिमेय संख्या नाम सुना हुआ लग रहा है। और इरेशनल नंबर का क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। 10th क्लास में हम पढ़ते थे तब एक बेसिक सा क्वेश्चन आता था कि भाई सिद्ध करो, या फिर है ना, हाँ सिद्ध करो कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। सही है कि नहीं, याद आया क्या थोड़ा थोड़ा, और हम उसको सिद्ध करते थे। तो सर ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में क्या डिफरेंस होता है। जैसे हमने बोला कि भाई अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो वो इमेजनरी चल जाता है, और मैं बोल दूं कि अंडर रूट ही आ जाए, केवल अंडर रूट आ जाए और अंदर माइनस की नहीं प्लस की कोई संख्या आ जाए और वो अंडर रूट सोल्व नहीं हो रहा हो, जैसे कि अंडर रूट 3, समझ में आया कि नहीं आया। अब ये अंडर रूट 3 क्या हो गया, अंडर रूट 3 हो गया अपरिमेय संख्या। हम एकदम बेसिक तरीके से समझ रहे हैं कि भाई अपरिमेय संख्या का मतलब हो गया अंडर रूट में कोई संख्या आ रही है जो सोल्व नहीं हो रही। अब कोई बोलेगा मेरे को कि सर अंडर रूट का 4 ये क्या अपरिमेय संख्या है, नहीं ये बिल्कुल भी अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2, ठीक है कि नहीं है। तो ये इसकी वैल्यू 2 आ रही है तो ये अंडर रूट तो हट गया, तो अंडर रूट हट गया तो अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है कि नहीं है। और बड़ी खुशी की बात है कि इरेशनल नंबर भी अपने सिलेबस में नहीं आते। तो हम बात करते हैं रेशनल नंबर की। अब बात करते हैं रेशनल नंबर की, तो रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, अभी स्टार्ट करते हैं, इसको हटा देते हैं एक बार, जो अपने काम की चीज़ है वो करते हैं, ठीक है, डिलीट हो गया, ठीक है। अब बात आती है रेशनल नंबर की। अब मैं बचपन में आपको लेके जाऊं तो आप 10th क्लास में एक बेसिक सी डेफिनेशन पढ़ते थे कि भाई रेशनल नंबर परिमेय संख्या वो होते हैं जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, मतलब p बटे क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, और जहाँ पे q का मान 0 नहीं आना चाहिए। अब अपने ये बात ना यहाँ तो काम में आनेंगे नहीं। अब इसका क्या मतलब समझे, इसका इतना ही मतलब समझो, कोई भी संख्या जिसके बट्टे में, जिसके डिवाइड में अपने पास क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है कि नहीं है। और दूसरी बात, उसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। और मेरी अगर बात मानो तो इतना ही याद रखो कि जहाँ पे अंडर रूट नहीं आना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब अंडर रूट नहीं आएगा मतलब क्या हो गया, अंडर रूट मतलब नहीं है, मैंने लिखा 3 तो ये क्या हो गए, हाँ। अब आप बोलोगे कि सर ये परिमेय संख्या तो आपने बोला p बटे क्यू के फॉर्म में होनी चाहिए, तो भाई p बटे क्यू के फॉर्म में 3/1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। समझ में आया कि नहीं आया, 3/1 हो गया कि नहीं हो गया। मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, एक बार इसके ऊपर पकड़ बना लो, 10 15 20 मिनट जितने भी अपने पास टाइम लगे एक बार समझ लो। जब ये क्लास एंड होगी तो आपको पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है चीज़, ठीक है। अब रेशनल नंबर का मतलब समझ में आ गया सर, मैंने 3 लिखा वो रेशनल नंबर है, मैंने 1/2 लिखा वो रेशनल नंबर है, मैंने -5/2 लिखा वो रेशनल नंबर है, -5 लिखा वो रेशनल नंबर है। सर -5 अंडर रूट में लिखा वो क्या है, वो है इमेजनरी नंबर, ठीक है कि नहीं। अंडर रूट में क्या आ गया, माइनस आ गया, तो ये क्या हो गया, इमेजनरी काल्पनिक संख्या आ गई कि नहीं आ गई। सर मैंने लिखा अंडर रूट 5 तो 5 को सोल्व नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया कि नहीं हो गया। मैंने लिखा अंडर रूट में 9 तो ये इरेशनल हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि इसका मतलब हो गया 3, ये सोल्व हो गया। तो हमने स्टार्ट किया कहाँ से, हमने स्टार्ट किया नंबर से। तो नंबर में हमने इतनी बात समझी कि नंबर दो प्रकार के होते हैं, इमेजनरी और
रियल, इमेजनरी माइनस वाले अंडर में, रियल नंबर जिसमें अंडर में माइनस नहीं आता। फिर हमने बात करी रेशनल और इरेशनल की, तो वहाँ से हमारे पास समझ में आया कि अंडर में जो संख्या आती है, अंडर में अगर कोई संख्या आ रही है वो सोल्व नहीं हो रही, वो इरेशनल नंबर हो गया, और बाकी के कौन से हो गए, रेशनल नंबर, और डिवाइड में नहीं आना चाहिए उसके जीरो। अब बात करते हैं रेशनल नंबर, यहाँ से अपना यूपीएससी में काम आने की चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, हर एक क्वेश्चन में आपके आएगी चीज़। अब बात करते हैं रेशनल नंबर की। तो अब रेशनल नंबर में क्या हो गया, एक तो हो गया नॉन इंटीजर रेशनल नंबर, एक हो गया इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, ठीक है कि नहीं है, इसका मतलब होता है पूर्णांक, और इसका मतलब होता है जो पूर्णांक, पूर्णांक है जिसको पूर्णांक नहीं है। अब पूर्णांक क्या होता है, मेरी बात ये सुनो, देखो पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक, क्या होता है, पूर्ण प्लस अंक, मतलब वो अंक जो सम में क्या हो, जो खुद में पूरा हो। मतलब मैंने लिखा 1/2, क्या 1/2 खुद में पूरा है, नहीं है। मैंने कहा कि 1, तो वो 1 में पूरा है कि नहीं है पूरा, तो सीधी सी बात है वो संख्या जो खुद में पूरी हो उसको बोलते हैं हम पूर्णांक। मैंने कहा -5, तो ये क्या हो गया, पूरा है एक नंबर, -5 माइनस तो है लेकिन 5 तो पूरा है कि नहीं है, लेकिन मैंने -5/2 लिखा तो ये पूरा अंक नहीं है, ये माइनस के 2.5 हो गया। भाई इसको सोल्व करेंगे तो माइनस के 2.5, तो ये पॉइंट में आ गया ना, वो क्या हो गया, ये पूर्णांक नहीं है। तो सर पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, तो पूर्णांक का मतलब वो हो गया कि भाई जिसके पॉइंट में कोई संख्या नहीं आनी चाहिए या डिवाइड में कोई संख्या नहीं आनी चाहिए, अगर आई तो वो सोल्व होके एक पूर्ण अंक बननी चाहिए। तो सर यहाँ पे हमारे पास हो गया कि नॉन इंटीजर का मतलब, नॉन इंटीजर रेशनल नंबर का मतलब जो पूर्ण अंक नहीं है, और जो इंटीजर का मतलब हो गया पूर्ण अंक। तो पूर्णांक मैं बोलता हूँ जब भी क्वेश्चन आएगा ना नंबर सिस्टम में, आपकी इंटीजर, नॉन इंटीजर, नेगेटिव नंबर्स, होल नंबर्स, ये वर्ड्स आएंगे, तो आपको वहाँ से समझना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया, तो नॉन इंटीजर का तो मतलब समझ में आ गया जो पूर्णांक नहीं है, इंटीजर का मतलब जो पूर्णांक है। अब पूर्णांक की बात करते हैं, ठीक है, अब पूर्णांक कहाँ से कहाँ तक होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, अब पूर्णांक की बात करते हैं, ठीक है। अब पूर्णांक में मैंने कहा भाई 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 3.5 नहीं होगा, ऐसे करते 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 हम कितने भी ले सकते हैं, तो हम बोल देते हैं भाई अनंत तक कितना भी हो सकता है। इधर माइनस का 1 भी होता है, माइनस के 2 भी होते हैं, माइनस के 3 भी होते हैं, ऐसे करके भी खूब सारा चला जाएगा। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, माइनस अनंत तक, ये पूरा पूरा क्या हो गया, एक पूर्णांक हो गए कि नहीं हो गए। अब पूर्णांक को हमने दो भागों में बांट दिया, एक तो हो गया नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव पूर्णांक, नेगेटिव पूर्णांक का मतलब -1 से लेके माइनस अनंत तक, और होल नंबर, ये ध्यान रखना इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं इसको, पूर्ण संख्या, इसको बोलते थे पूर्णांक, जो पूरा अंक है। लेकिन पूर्ण संख्या का मतलब होता है जो पूरी संख्या है जिसमें 0 से लेके अनंत तक शामिल हो। समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई। अब 0 से लेके अनंत तक बात समझ में आ गई, तो यहाँ से नेगेटिव इंटीजर समझ में आ गए, और यहाँ से होल नंबर्स पूर्ण संख्या समझ में आ गई। अब बात आती है कि पूर्ण संख्या को भी दो भागों में बांट दिया, भाई 0 तो अलग कर दिया और 1 से लेके अनंत तक अलग कर दिया, तो 0 तो अलग हो गया, और नेचुरल नंबर का मतलब जो नेचर में पाए जाते हैं सही तरीके से, तो 1 से लेके अनंत तक ये हो गया प्राकृत संख्या, जिसको बोलते हैं हम प्राकृत संख्या। बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर थोड़ा सा भी दिमाग में लॉजिक बना, इतनी बात समझ में आ गई, तो अपने फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। थोड़ा मैं धीरे चल रहा हूँ, आज एक बार स्टार्टिंग है तो नंबर एक बार दिमाग में बैठ जाए, इसलिए मैं धीरे चल रहा हूँ ना, बाद में एक बार स्पीड पकड़ेंगे फिर अभी क्वेश्चन करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। अब बात आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, ये वही बात आ गई, रियल नंबर्स होते हैं, इमेजनरी नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये देख लो, मैंने बोल दिया कि अंडर रूट में जो भी संख्या आ जाए वो क्या होती है, इमेजनरी नंबर। एग्जाम्पल ये आ गया, आप एग्जाम्पल इसमें देख सकते हो। ये आयोटा अपने कोई काम का भी है नहीं, वैसे आयोटा का मतलब होता है अंडर रूट -1, ठीक है। ये अपने कोई काम की चीज़ नहीं है, बस समझने के लिए है। और रियल नंबर्स आपको मैंने बता ही दिया कि रियल नंबर क्या होते हैं, जो संख्या रेखा पर निरूपित की जा सकते हैं। ये संख्या रेखा मतलब पूरी माइनस अनंत से प्लस अनंत तक हर एक नंबर, माइनस में, पॉइंट में, जितना भी है ना, सब क्या आ जाएगा, रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स में हमने फिर बात करी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ये वही बात कर दी मैंने, P/Q के फॉर्म में लिखी जा सकती है, क्यों 0 नहीं होना चाहिए, ये सब आपके समझ में आया हुआ है। देखो अभी अब किसी ने बोला मेरे को कि भाई ये क्या नाम -8 क्या है, तो -8/1 लिख के हमने बोल दिया कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है।
और ये देखो यहाँ पे परिमेय संख्या जिसको क्या जो मतलब रिपीटेड चलती रही है, यहाँ पे अनरूट में देख लो, अनरूट देख लो। और ये पाई की वैल्यू भी है ना, क्या नाम है, पाई की वैल्यू एक याद रखना, पाई की वैल्यू बोलते हैं कि भाई 22/7 होती है। तो यहाँ पे देखो इसमें ना कोई फिक्स एंड नहीं आ रहा, जब फिक्स एंड नहीं आता, हर कुछ आता रहता है, तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। हमको बस थोड़ा सा लॉजिक चाहिए इन चीज़ों में, बाकी कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं हम थोड़ी आगे। ये देखो ये फिर बाद में आ गई भाई, डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, पता है आपको दशमलव संख्या क्या होती है, जो पॉइंटों में लिखी जाती है, ठीक है कि नहीं है, जो पॉइंटों में लिखी जाती है। इसको हम हटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि भाई दशमलव संख्या क्या होती है, ये भी अपने कोई काम की चीज़ नहीं, लेकिन समझ लगते हैं ना। दशमलव संख्या जो पॉइंट में आती है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट याद रखो, ठीक है। अब दशमलव भी कई प्रकार की होती है, शांत दशमलव, गैर शांत जो दोहराए जाने वाले, और गैर शांत जो गैर दोहराव दशमलव हो। मतलब क्या हुआ इसका समझना है यहाँ पे कि भाई शांत दशमलव क्या मतलब होता है, 1/2 0.5 पे खत्म हो गया, ठीक है कि नहीं है, आगे भाग नहीं जा रहा है इसमें, ठीक है। तो ये शांत दशमलव एक फिक्स एंडिंग पे जाके एंड हो जाता है, ठीक है कि नहीं है। जो शांत नहीं होता लेकिन दोहरा होता है उसमें, जैसे 1/3, ये 0.33333 चलता जाएगा, तो ये क्या हो गया, जो शांत नहीं है ना, लेकिन वो मतलब शांत तो नहीं है लेकिन वो रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। तो ये देख लो 56 ऐसे चलता रहेगा, 137 चलते रहेंगे। और फिर बाद में आती है कि भाई दशमलव भी है और गैर शांत है, मतलब क्या हो गया, 1.4 1.4 आगे जो भी अलग 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 चलते रहेंगे, ठीक है कि नहीं है। कोई रैंडम चलता रहेगा, हम बता नहीं सकते कि भाई आगे क्या आएगा, जैसे पाई हो गया, सही है कि नहीं है। तो वो सब क्या हो गए, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। पूर्णांक अभी मैंने बताया आपको, जो पूर्ण होते हैं, नेगेटिव होते हैं, हो सकते हैं, और नॉन नेगेटिव हो सकते हैं। नॉन नेगेटिव 0 से लेकर अनंत तक हम पूर्ण संख्या बोलते हैं, माइनस अनंत से -1 तक ये नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं हम इसको नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। पूर्ण संख्या समझ में आई गई आपके। प्राकृत संख्या में हम 0 को अलग काउंट करते हैं, 1 से लेकर अनंत तक हो सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें सबके समझ में आ रही है। और इंटीजर में ये अब यहाँ से थोड़ा सा और अपन समझते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इंटीजर्स में भी दो प्रकार के इंटीजर होते हैं, एक तो सम और एक विषम, ठीक है कि नहीं है। यहाँ से थोड़ा सा है ना हमारे काम की चीज़ स्टार्ट हो जाती है, तो दिमाग थोड़ा सा शांत रख के, सबको पता है सम क्या होता है। सम वो होता है जिसमें 2 का भाग जाए सर, वो सम होता है। विषम क्या होता है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाए, वो विषम होता है। हाँ भाई बिल्कुल बस सही बात है, ये चीज़ समझ में आ रही है कि जिसमें 2 का भाग जाएगा, जिसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। सबसे काम की चीज़, अगर जिसके ये चीज़ समझ में आ गई ना, वो क्वेश्चन उड़ा ले जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ओड का मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे विषम, और इवन का मतलब क्या होता है, सम। अब कुछ बात करी है इसने, ठीक है, ये चीज़ समझना। मैं बेसिक इन चीज़ को भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ये आपके बाद में समझ में आ जाएगी, ठीक है। जब मैं पीडीएफ दे दूंगा इसको समझना। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ मेन चीज़ वो है कि भाई सम संख्या क्या होती है। सम संख्या वो होती है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब एक बात बताना मेरे को कि विषम संख्या क्या है। विषम संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 है, 5 है, 7 है, ये विषम संख्या है, ऐसे चलती रहेगी आगे। 2 है, 4 है, 6 है, ये चलती जाएगी आगे। अब मेरे को एक बात बताओ कि 2 का भाग 3 में क्यों नहीं जा रहा, इसमें 1 कम पड़ रहा है कि नहीं कम पड़ रहा। अगर मैं इसमें 1 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा वो, या फिर मैं बोल दूं कि इसमें 2 + 1 एक एक्स्ट्रा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सम संख्या से कोई एक नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है, एक नंबर क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है कि नहीं है। अब मेरे को एक बात बताना, जो मैं कर रहा हूं, अगर मैं विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ दूं तो मेरे पास क्या आएगा, सम संख्या आएगा। क्यों आएगा मेरे पास सम संख्या, भाई विषम संख्या जैसे मैंने कहा कि भाई 3 है, और विषम संख्या मेरे पास क्या है, 3 है। तो 3 में क्या हुआ, इसमें 2 तो है ही है, +1 हो गया, 2 तो है ही है, +1 हो गया। ये बेसिक चीज़ें याद करते हैं लड़के, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब ये जो 1 और 1 जो एक्स्ट्रा दोनों में है ना, वो मिलके क्या बना लेंगे, 2 बना लेंगे, नहीं बना लेंगे। तो ये मिलके 2 बनाने पर क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है। तो ये अगर चीज़ आपके समझ में आ गई तो मैं कुछ चीज़ लिखता हूँ यहाँ पे। पहली मैंने लिखी कि भाई विषम प्लस विषम, ये क्या होगा, सम होगा,
ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे माइनस करता तो भी वो एक एक्स्ट्रा था, वो एक एक्स्ट्रा से कट जाता कि नहीं कट जाता। तो ये एक बेसिक सी प्रॉपर्टी समझ में आती कि नहीं आती, आती है। अब मैंने कहा कि भाई विषम ये हो गया, सम प्लस सम कितना होगा। सर सम सम ये भी दो है, ये भी दो है, तो ये चार आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा सम। अगर कोई याद नहीं कर पा रहा तो ये वहाँ पे करके देख सकते हैं। अगर सम में से सम माइनस कर दूं, जैसे चार में से मैंने दो माइनस कर दिए, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सम ही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये चीज़ इतनी समझ में आ गई मेरे। अब मैं बात करता हूँ कि दोनों अलग अलग हो, सम हो प्लस विषम हो, या फिर सम हो माइनस विषम हो, तो ये क्या आएगा, विषम आएगा कि नहीं आएगा। ये तीन चीज़ आप याद रख लो, आपका काम हो जाएगा। समझ में आएगा कि नहीं आया। ये तीन चीज़ आप याद रख लो, आपका काम हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सही पेज पे लिखते हैं, एक बार वापस से हम दोहराते हैं इसको ना, ताकि समझ में दिमाग में बैठे। मैंने कहा अगर आपके पास सम है, अगर आपके पास सम है, एक मिनट, मैंने कहा अगर आपके पास सम है और उसमें प्लस या माइनस सम करूँगा तो वो सम ही आएगा। अगर आपके पास विषम है, उसको प्लस या माइनस विषम करूँगा तो आपके पास क्या आएगा, सम संख्या ही आएगा। और अगर आपके पास सम है और प्लस माइनस विषम संख्या हो रही है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, विषम। ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आ गई। अभी इसके ऊपर जब क्वेश्चन करेंगे तब और ज़्यादा समझ में आएगी। एक यहाँ पे और चीज़ लिखी हुई है कि भाई ओड इंटू ओड ओड होता है, मतलब सर 3 इंटू 3, 3 इंटू 5, ये सब क्या आ रहे हैं, विषम संख्या आ रहे कि नहीं आ रहे। तो ये ओड को ओड से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो प्लस वाले माइनस वाले आ गए। अब मल्टीप्लाई करने वाले देख लो, ओड को ओड से मल्टीप्लाई करेंगे ओड आएगा, ठीक है कि नहीं है। सर ओड को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सर 6 आ रहा है, विषम, ये सम संख्या आ रही है, ठीक है कि नहीं है। ये चीज़ भी समझ में आ गई। सर हम ये हो ही गया, ये हो ही गया और ये हो ही गया। एक और देख लो, इवन को इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा, मतलब सम संख्या को सम से मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा, 2 इंटू 2, 4 इंटू 2, सब क्या आएगा, इवन ही आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे अपनी बात समझ में आ गई। मेरे को इस इतनी सी पीडीएफ में आपसे इतनी ही चीज़ समझाने की गुंजाइश थी। इसके ऊपर आप इस पीडीएफ का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है, थोड़ी बहुत और देख लेते हैं यहाँ पे है तो, कि भाई प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। आपको पता है, वैसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या सर वो होती है जो जिसमें खुद के अलावा किसी का भाग न जाए। एक का तो सब में ही जाता है भाग, लेकिन एक एक का तो सब में जाता है, वो तो किसी में भी संख्या में दे लो भाग, उसको काउंट ही नहीं करते, ठीक है। और एक के अलावा स्वयं का भाग जाए, जैसे 2 हुआ, इसमें 2 में 2 के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। एक एक तो एक को हटा देते हैं हम, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही चीज़, समझ में आ रही है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ यहाँ पे, कि आपके ये इतनी सी बात समझ में आ गई, तो यहाँ पे प्राइम नंबर समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है, या फिर और समझोगे थोड़ा बहुत। ये एक बार क्वेश्चन करते हैं, फिर हम बात आते हैं थोड़े बहुत और जो डिटेल्स आते हैं ना इनके ऊपर। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस के ऊपर। अब जैसे ये क्वेश्चन की बात करें, हाँ जी, तो यहाँ पे हमने यहाँ तक समझ लिया था ये चीज़। अब अपने काम की चीज़ इतनी है, अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ इनके बीच में देखना है तो ये आप देखना, आप समझने की कोशिश करना कि भाई कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। आप कुछ समझने की कोशिश करना कि भाई रिलेटिव प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ये एक्स्ट्रा चीज़ है, जो पढ़ेगा वो समझ में, जिसके समझ में आएगा उसको हो जाएगा। मतलब इतना लोड नहीं लेना है आपको। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ चीज़ खुद भी कुछ करने की कोशिश करो, नहीं आता है फिर समझ में, फिर मेरे को बताओ। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को जो लड़का पूरा देखेगा वो फिर मेरे को बताएगा भाई ये अब मेरे खुद के समझ में आया कि नहीं है। अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर मैं इसको समझा दूंगा आपको। और इससे क्वेश्चन आया हुआ है बिल्कुल 2025 के अंदर, इसके अंदर इसी कंसेप्ट से क्वेश्चन आया हुआ है। अब आप मेरे को बताना कि भाई कौन सा क्वेश्चन आया है वो, ठीक है। एक एक्स्ट्रा मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, कि भाई प्राइम नंबर्स आपने देख लिया कि कौन से होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर होते हैं कि भाई वो जिसमें खुद के अलावा और एक के अलावा किसी का भाग ना जाए। एक बेसिक सी चीज़ ये और याद रख लेना कि भाई ये देखो यहाँ पे लिखी हुई भी है मैंने, ठीक है, कि भाई 1 से 50 में कितने प्राइम नंबर आते हैं, 15। कितनी अभाज्य संख्या आती है, 15। 50 से 100 में कितनी अभाज्य संख्या आती है, 10।
तो यहाँ से मेरे को बता दो 1 से लेके 100 में कितनी अभाज्य संख्या आ गई? 25। ठीक है कि नहीं है? 1 से लेके 100 में कितनी अभाज्य संख्या आ गई? 25। 1 से लेके 200 में 46, 1 से लेके 1000 तक 168। अगर आप इसको बिल्कुल याद भी कर लेते हो एक बार, अगर 100 तक भी याद कर लेते हो तो आपके कई क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब वो कौन सी क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ कि ये सोल्व हो जाएंगे, मैंने इसमें शामिल नहीं किए। मैंने इस पूरी पीडीएफ में केवल 2 क्वेश्चन ऐसे छोड़े हैं जो इस कंसेप्ट से और एक इस कंसेप्ट से हो रहे हैं। आप मेरे को ढूंढ के बताना कि वो क्वेश्चन कौन से। अगर आप रियल में अगर तैयारी कर रहे हैं, यही है बस तैयारी करने का, ज़्यादा हार्ड इसमें कुछ है नहीं। मैं हर एक क्वेश्चन करवाऊंगा और एक भी क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला लगाया है मैंने, और एक भी क्वेश्चन में अगर मैंने ऐसी कोई बात बताई है जो 6th क्लास के बच्चे को नहीं पता, तो आप मेरे को बोल सकते हो कि सर आपने ये बात है ना 6th से अबोव क्लास की कर दी। ये सारी सारी बातें है ना आज 6वीं क्लास का बच्चा बता सकता है। हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सभी इसी तरीके से करेंगे, कोई ये हो अल्लाह नहीं होगा इसमें कि भाई ये हो गया वो हो गया। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे अब 2021 से 2025 तक के क्वेश्चन। तो कमर की पेटी कस लीजिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि भाई यूपीएससी 2021 में एक क्वेश्चन आया है। अब क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है और मैंने ये सब क्यों बताया आपको, ये बेसिक चीज़ इसलिए बताई कि इसने बोला है कि 700 से 1000 तक पूर्णांकों को सूचीबद्ध किया जाए। ठीक है, तो ये बताओ कि कितने पूर्णांकों में अंकों का योगफल 10 होगा। अब यहाँ पे पहली बात तो समझ में आएगी, जिस लड़के को ये नहीं पता कि पूर्णांक कौन से होते हैं, है ना, वो नहीं करेगा इसको, मतलब करेगा अटेम्प्ट करेगा बिल्कुल, लेकिन वो जो अंदर से फीलिंग आती है ना कि भाई मैंने मैथ का क्वेश्चन किया और वो बिल्कुल सही है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस करेगा कि भाई ये पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण क्या होता है। पूर्ण यहाँ पे पूर्ण लिख देता, पूर्णांक लिखा है, पूर्ण क्यों लिखा, ये क्यों लिखा, ये तो चलो ठीक है, ये नंबर्स की बात कर दी इसने, तो यहाँ पे इसका इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं नजर आ रहा। लेकिन कई बार पूर्णांक की जगह पूर्ण संख्या आ जाता है, तब नेगेटिव वाले नहीं लेंगे हम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पूर्ण संख्या में तो हम 0 से लेकर अनंत तक लेते हैं, पूर्णांक में माइनस से लेकर अनंत तक ये लेते हैं। तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको। अब ये क्वेश्चन देखो ना बेसिक कितने तरीके से सोल्व होगा। मैंने कहा कि भाई 700 से लेके 1000 तक मेरे को क्या करना है, संख्याएं लेनी है, और उन संख्याओं में अंकों का योगफल कितना आना चाहिए, मेरे पास 10 आना चाहिए। तो आप क्वेश्चन आपने सोल्व किया होगा, हम करते हैं यहाँ पे सोल्व। तो एक बात बताओ मेरे को, 700 से 1000 तक लेना है, इन दोनों का तो अंकों का योग 10 आ नहीं रहा, तो हम बात करते हैं कि भाई अगर अंकों का योग 10 आना चाहिए तो कैसे कैसे आ सकता है। इस क्वेश्चन को जब अटेम्प्ट करेंगे तो दिमाग में क्या आना चाहिए, अंकों का योगफल 10 आना चाहिए। तो अंकों का योगफल 10 आने के लिए देखो, पहले 700 से 1000 के बीच में या तो 7 से स्टार्ट होगी संख्या, या 8 से स्टार्ट होगी संख्या, या फिर 9 से स्टार्ट होगी संख्या। जैसे मैंने बोल दिया कि भाई 701 है, 702 है, 703 है, 801 है, 802 है, 899 है, 901 है, 902 है, 999। अब एक बात बताओ मेरे को कि भाई पहला अंक तो हमारे समझ में आ गया कि या तो 7 हो सकता है, या 8 हो सकता है, या 9 हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई दूसरा और तीसरा अंक कौन सा हो सकता है। समझ में आएगी नहीं है? अब दूसरा और तीसरा अंक कौन सा हो सकता है, ये सब संख्या के ऊपर चल रहा है काम। तो अगर पहला अंक 7 हो गया और तीनों का योगफल 10 होना चाहिए, तो मेरे पास ये दो अंक है, इनका योग कितना होना चाहिए, मेरे पास 3 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब ये 3 योग होना चाहिए, तो मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ कि अगर 7 से स्टार्ट हो रही है, इन दोनों अंकों का योग 3 होना चाहिए। तो 3 या तो हो सकता है 2 और 1 से, यहाँ पे 2 आ जाए, यहाँ पे 1 आ जाए, 721 हो गया, या फिर हो सकता है 1 और 2 712 हो जाए। समझ में आएगी नहीं आया? तो यहाँ से ये 2 संख्या आ गई, ठीक है कि नहीं है? यहाँ से कौन सी संख्या आ गई, ये 2 संख्या। हाँ ठीक है, ये हो गया। फिर बाद में आती है कि भाई 3 और किससे बन सकता है, 1 और 2 हो गया। सर 3 बन सकता है 0 और 3 से, ठीक है कि नहीं है? तो 703 बन सकता है, या फिर 730 बन सकता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0 और 3 हो सकता है, या 3 और 0 हो सकता है। 2 संख्या और आ गई कि नहीं आ गई अपने पास? ठीक है, फिर हम बोले कि भाई सर और किसी से बन सकता है क्या 3? सर 1 और 2 हो गया, और 0 और 3 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं 8 वाले की। सर 8 से कैसे बनेगी? 8 से वही बात करते हैं कि 8 से इन दोनों संख्याओं का योग अब कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 2 आने के लिए या तो मेरे पास आएगा 1 और, बोलो 1 और 1, या फिर आएगा 1 और 2 और 0। सही है कि नहीं है? तो इनसे या तो बनेगी 811, या बनेगी 802,
या फिर बनेगी 820। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सर यहाँ से मेरे पास 0 और 2 से भी बन जाएगी, 1 और 1, तो ये 3 आ गई कि नहीं आ गई? इनको बड़े ध्यान से लिखना है अपन को, ठीक है कि नहीं है? अब बात आती है 9 की, ठीक है। 9 से स्टार्ट होगा तो क्या क्या बन जाएगा यहाँ पे? सर 9 से इन दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए? मेरे पास 1 आना चाहिए। तो 1 आने के लिए 1 और 0 ले सकते हैं, या फिर 9 0 और 1 ले सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास 1 और 0 आ गई, या फिर और 0 1 आ गई। तो ये संख्याएं बन गई नहीं बन गई? तो सर यहाँ से कितना आ गया मेरे पास? 2, यहाँ से 2 4, 4 और 3 7 और 2 9। आंसर कितना आ गया? 9। इसमें कोई फॉर्मूला लगेगा? कोई फॉर्मूला नहीं लगा। ये मैंने समझाने के तौर पे इतना आपको धीरे धीरे समझाया है। अगर आप इसको करोगे स्पीड में तो और स्पीड में इसको कर ले जाओगे। इसको मेरे हिसाब से 1 मिनट से ज़्यादा इस क्वेश्चन में लगने वाला नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, और आप इसको वापस से करोगे तो ये और हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगा अपना, सब कुछ हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे और सब कुछ निपटा देंगे आज। नंबर सिस्टम के 2-3 क्वेश्चन हम पक्के करके जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे 2021 का एक और क्वेश्चन अपने पास कि 5 क्रमागत पूर्णांकों का योगफल 100 हो सकता है। भाई मेरे को नहीं पता हो सकता है कि नहीं हो सकता। हम बात करते हैं सेकंड की। 3 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल उनके योगफल के बराबर हो सकता है। अब देखो यहाँ पे पूर्णांक आ रहा है, यहाँ पे धन पूर्णांक आ रहा है। अब समझ में आ रही कि नहीं आ रही चीजें? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और इनको वर्ड्स को समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे, ठीक है कि नहीं? धन पूर्णांक का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं है? मतलब क्या होना चाहिए? 1 से लेके अनंत तक। यहाँ पे मैं प्राकृत संख्या लिख देता तो भी वही बात समझ में आती कि नहीं आती? भाई 1 से लेके अनंत तक होता क्या है? प्राकृत संख्या होती है, और इसने लिखा भी धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक में 0 शामिल नहीं होता, 0 धन नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे हम ये समझ में आ गई बात। चलो जी आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अब इसको सोल्व कैसे करें? इसको सोल्व करने का सिंपल सा तरीका, हमको क्या बोला है? 5 क्रमागत पूर्णांक है। अब हमको नहीं पता कि भाई वो क्रमागत पूर्णांक कौन से हैं, लेकिन हमको बोला कि इसका योगफल 100 हो सकता है क्या? कभी भी आपको बोले कि 5 क्रमागत पूर्णांक लिखो, तो क्रमागत पूर्णांक का मतलब एक एक का अंतर होगा कि नहीं होगा? जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 क्रमागत पूर्णांक है। हालांकि इनका योग 100 नहीं है, लेकिन ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? इनके अंदर एक एक का डिफरेंस आ रहा है। तो जब वहां पे मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा तो मेरे को बोलेगा, मैं बोलूंगा कि भाई मान लो मेरे पास कोई पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक है, मान लो अब अक्स मान लेते हैं, ठीक है। इसका एक आगे क्या हो गया? अक्स प्लस 1। इसका एक और आगे क्या हो गया? अक्स प्लस 2। इसका एक और आगे कितना हो गया? अक्स प्लस 3 और अक्स प्लस 4। ये 5 हो गए कि नहीं हो गए? अब आप ऐसे भी इसको मान सकते हो, और मैं जब आपको बोलूंगा कि आप इससे भी बढ़िया मानो, तो सबसे बढ़िया मानना होता है अक्स का एक आगे वाला ले लो, अक्स का एक पीछे वाला ले लो, फिर अक्स प्लस 1 का आगे वाला ले लो, और अक्स प्लस 1 के पीछे वाला ले लो। अब बोल रहा है कि इन सब का जोड़, इन सब का जोड़ 100 हो सकता है क्या? अब भाई जोड़ते हैं, देखते हैं भाई कितना होता है इनका जोड़। तो इनका जोड़ कितना हो गया मेरे पास? इनका जोड़ हो गया मेरे पास, देखो 2 से -2 से -2 है, यहाँ पे -2 से +2, -1 से +1। तो 1 अक्स 2 अक्स 3 अक्स 4 अक्स 5 अक्स, ये 5 अक्स हो गए कि नहीं हो गए? यहाँ पे मैं अगर ये सी लेता तो ये कटती नहीं चीजें। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप एक आगे वाला एक पीछे वाला लो, ताकि इनको ऐड करोगे ना तो ये कट जाएगी आपस में। इसमें ये कटेगी नहीं, जुड़ेगी। हालांकि आंसर यहाँ से भी निकल सकता है अपना, लेकिन यहाँ से कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। अब ये बोल रहा है कि 5 अक्स ये है, ये क्या 100 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अक्स का मान कितना ले लो? 20 ले लो। अगर अक्स का मान 20 ले लिया तो हमको पता चल गया कि भाई 20 लिया, एक आगे वाली संख्या ली थी, एक पीछे वाली संख्या ली थी, फिर एक आगे वाली संख्या ली थी और एक पीछे वाली संख्या ली थी। इन सबको जोड़ो, देखो बताओ क्या आ रहा है? 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो पहला ऑप्शन सही हो गया कि नहीं हो गया? तो वहां पे जब मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा तो मेरे को बस इतना ही दिमाग में होना चाहिए कि इसने बोला है कि भाई, इसने क्या बोला है? इसने बोला है, वापस से देखना, 5 क्रमागत पूर्णांक। पूर्णांक होते हैं जो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है। बिल्कुल समझ में आ गई। लगातार 5 पूर्णांक है, लगातार 5 पूर्णांक है, लगातार 5 पूर्णांक है। तो हम क्या करेंगे भाई, कैसे माने उनको? तो हम बोल देंगे भाई एक अक्स मान लिया तो एक अक्स +1 मान लिया, एक अक्स -1 मान लिया। इसमें एक का डिफरेंस है, इसमें एक का डिफरेंस है, इसमें वापस से एक का डिफरेंस आ गया। ये देखो ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है। अब इन सबको जोड़ा
तो अपने पास -2 + 2 -1 + 1 इन सबको जोड़ दिया अपन ने, क्योंकि इसने योगफल पूछा है, तो ये 5 अक्स आया। अब ये 5 अक्स बोल रहा है कि 100 हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता भाई, अक्स का मान कितना रख लो, 20 रख लो। तो 20 से यहाँ पे समझ में आ गया कि अक्स 20 है, तो ये 21 हो गया, 22 हो गया, ये 19 हो गया, ये 18 हो गया। पहला ऑप्शन सही हो गया। अब पहला ऑप्शन सही हो गया तो दूसरा ऑप्शन फिर देखते हैं। अब 3 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल बोल रहा है कि बराबर हो सकता है क्या? देखते हैं भाई। फिर वही बात आ गई, मैंने क्या कहा, 3 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल उनके योगफल के बराबर हो सकता है क्या? अब यहाँ पे 2 प्रकार के स्टूडेंट आएंगे, एक तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, अब एक दूसरा है भाई, मैं पहले इस क्वेश्चन को हो सकता वाले क्वेश्चन को करूंगा कि इसको मैं सही साबित करने की कोशिश करूं। मेरे दिमाग में, मैंने पहले भी बोला था कि 1 2 3 ये बेसिक से स्पीड में जल्दी से दिमाग में आते नहीं आते। अब अपने पास कोई बड़ी सी संख्या तो दे नहीं रखी है, तो हम छोटी से स्टार्ट कर लेते हैं। इसका एक तरीका तो ये अक्स मान के हो जाएगा, वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और बेसिक अगर आपने प्रैक्टिस किया तो आप बोलोगे भाई 1 + 2 + 3 है, ये कितना आ रहा है? 6। और इनको अगर गुणा करूंगा तो भी कितना आ रहा है मेरे पास? 6। सही है कि नहीं? तो 3 क्रमागत पूर्णांक धन पूर्णांक, यहाँ पे धन पूर्णांक तभी मैंने पॉजिटिव लिया, का गुणनफल मेरे पास क्या आ रहा है? उनके योगफल के बराबर पूछा है, हो सकता है नहीं हो सकता? मेरे को एक भी केस मिल गया तो मैं बोलूंगा कि ये भाई हो सकता है। ठीक है कि नहीं है? ये हो सकता है। तो यहाँ से अपने पास दोनों आंसर सही हुए कि नहीं हुए। इसमें भी मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं लगा, बेसिक सी मैथ है। ठीक है कि नहीं है? बेसिक सी मैथ है। ये मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई हो। अब लगभग बच्चे बोलेंगे कि सर आपने तो सोल्व कर लिया कि भाई 1 2 3 ले लो, मेरे दिमाग में कैसे आएगा? तो आपके दिमाग में इसी कभी भी क्रमागत पूछे ना तो दिमाग में आना चाहिए कि क्रमागत क्या होना चाहिए, 1 2 3। क्रमागत क्या होना चाहिए, 1 2 3। लेकिन सर यहाँ पे तो 1 2 3 नहीं लिया आपने। मैंने 1 2 3 नहीं लिया, इसका रीजन है कि 1 2 3 से 5 क्रमागत से 100 नहीं बन सकता अपने पास, तो मेरे को अक्स मानना पड़ा, पता नहीं चलता एकदम से। लेकिन इसमें तो कोई केस कोई भी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते केस, तो हमने यहाँ पे केस लिया 1 2 3, और वहां से अपने पास इनका गुणनफल 6 और इनका योगफल भी कितना आ गया, 6। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, अपने पास ये दोनों ऑप्शन सही हो गए। अब बात करते हैं 2022 के ऊपर। ठीक है कि नहीं है? 2022 का पहले ये वाले क्वेश्चन करने से पहले आप ये वाला क्वेश्चन करो। ठीक है कि नहीं है? आप ये वाला क्वेश्चन करो। अब ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, दिमाग लगाना है यहाँ पे। ठीक है, 3 अंक की कितनी धन पूर्णांक संख्या है? वापस से समझ में आ रही है ना ये चीजें? वापस धन पूर्णांक का मतलब क्या हो गया? धन पूर्णांक नहीं, धन पूर्ण, मतलब पूर्ण होनी चाहिए। तो पूर्ण का मतलब कितना हो गया? 0 से लेकर अनंत तक। लेकिन धन पूर्ण का मतलब क्या हो गया? 0 नहीं है, तो ये कितना हो गया? 1 से लेके अनंत तक। ठीक है कि नहीं है? तो यहां से बात करते हैं कि 3 अंक की कितनी धन पूर्णांक संख्या है। अंकों का प्रयोग दोबारा किए बिना, दोबारा अंकों का प्रयोग नहीं करना, इस प्रकार होगी कि संख्या का प्रत्येक अंक विषम हो और संख्या 5 से विभाज्य हो। ठीक है, अब कैसे करें इस क्वेश्चन को? हमने बोला कि 3 अंकों की संख्या है, 1 2 3, 2 3 अंक लिख लिए। ठीक है, अब हमने बोला कि भाई संख्या अंकों का, अब संख्या यहाँ पे अंक है तो क्या क्या हो सकते हैं? वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 और 9 हो सकते हैं, नहीं हो सकते? हो सकते हैं। संख्या का प्रत्येक अंक विषम हो। अब अपने पास इतने अंक थे, इसमें से 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्रत्येक अंक क्या होना चाहिए? विषम। तो अब इनमें से आधी संख्या कम होगी ही नहीं होगी। तो अपने पास संख्या अंक कौन से हो गए? या तो हम 3 ले सकते हैं अंक, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, या 9 ले सकते हैं। बताओ, इनके अलावा कोई ले सकते हो क्या? 1 ले सकते हैं। बस दिमाग में ये रखना कि पूरा फोकस रखो एक बार क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन बोल रहा है वो लिख दो। ये सब बेसिक चीजें हैं, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब पता है आपको कि विषम संख्याएं क्या होती है, सम संख्या क्या होती है। अब इसने बोला कि 3 अंक की कितनी धन पूर्णांक संख्या है, 3 अंक लिख लिए, अंकों का प्रयोग दोबारा नहीं करना है, संख्या का प्रत्येक अंक विषम होना चाहिए और संख्या 5 से विभाज्य होनी चाहिए। अब 5 से संख्या विभाज्य हो रही है तो आप, अब वैसे तो इसमें विभाज्यता का नियम लागू होता है, लेकिन आपको पता है कि 5 से विभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसका लास्ट अंक या तो 0 या फिर 5 हो। अब अपन को पता है कि 0 तो आ नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या आएगा? 5। तो यहाँ पे तो फिक्स है कि 5 आएगा। ठीक है कि नहीं है? यहाँ पे तो क्या है? फिक्स है, 5 आएगा। अब बात आती है कि 5 तो आ गया, क्यों? अब अंकों का प्रयोग दोबारा नहीं करना, तो 5 तो फिक्स हो गया। अब यहाँ पे क्या क्या आ सकता है? अब मेरे को ये बताओ। तो यहाँ पे बताओ,
इस वाली जगह कौन कौन सा अंक आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। तो इस वाली जगह के लिए कितने अंक आ सकते हैं, 4। कितने अंक आ सकते हैं, 4। अब ये एक कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस की वीडियोस पढ़ी हुई है, आप पहले ही वीडियो निकालोगे ना तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा मैं ये कैसे कर रहा हूँ। अब ये कैसे कर रहा हूँ, यहाँ पे इन 1 2 3 4 चारों अंकों में से कोई भी एक अंक आ सकता है, तो यहाँ पे कितने तरीके हैं, 4 तरीके। और फिर यहाँ 4 तरीके हैं तो उनमें से कोई एक अंक यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे कितने तरीके बचे, 3 तरीके। तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, ये कितने हो गए, 12। ये मेरे हिसाब से आपकी चीज़ बात समझ में नहीं आई होगी। क्यों नहीं आई होगी, क्योंकि आपने इसका थोड़ा कंसेप्ट नंबर से वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला मेरे हिसाब से नहीं पढ़ा हुआ। लेकिन आपको मैं जो समझाने चाह रहा हूँ वो धन पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, ये सब समझाने चाह रहा हूँ। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही। आप इस चीज़ जो अभी मैंने बताई उसको आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन की वीडियोस में जाके दे सकते हैं, और हम उस टॉपिक को फिर से एक बार पढ़ाएंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। वहाँ पे आपके समझ में और आ जाएगा। यहाँ से हमने देख लिया 1 2 3, अगर आंसर देखना चाहें तो यहाँ पे तो 5 फिक्स कर दिया अंक। ये अंक कैसे फिक्स किया, ये कैसे नहीं हुआ, वहाँ पे हम ज़्यादा समझेंगे इसको डिटेल में। और यहाँ 4 × 3 किया तो अपने पास 12 आंसर आया था। समझ में आया कि नहीं आया। ज़्यादा इसमें लोड लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं 67। 2022 का एक और क्वेश्चन करो 67, उसके बाद में हम ऊपर वाले वो जो एक क्वेश्चन था उसके ऊपर जाएंगे। और 67 से भी पहले आप करना चाहो तो हम बात कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन जो 2023 में आया हुआ है। चलो 22 वाले कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अब ये बात बताओ ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, समझो, पढ़ो इसको। 2 धन पूर्णांक संख्याओं, मैंने वो फिर वापस यहाँ पे लिख लो, धन है मतलब पॉजिटिव है, पूर्ण है, और सॉरी मैंने पूर्णांक बोला, सॉरी, पूर्ण संख्या मतलब, अब पूर्ण संख्या में तो 0 भी शामिल होता है, लेकिन अब धन बोल दिया तो 0 शामिल नहीं होगा, तो यहाँ से 1 से लेके अनंत तक शामिल हो गई कि नहीं हो गई। समझ में आया कि नहीं यार। 1 से लेके अनंत तक शामिल हो गई कि नहीं हो गई पूर्ण संख्या। ठीक है, 1 मिनट। हाँ अब बात करते हैं यहाँ पे। अब ये क्या बोल रहा है, देखो पूर्ण संख्या समझ में आ गया अपने पास कितनी हो गई, 1 से लेके अनंत तक। अब ये बोल रहा है कि P और Q के बारे में जो इस प्रकार है कि P अभाज्य है, Q भाज्य है। अभाज्य भाज्य समझ में आ रहा है आपके। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब एक बात बताओ मेरे को, ये अपन को ये चीज़ करना है। मैं फिक्स कर देता हूँ कि हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, मैं आपको उसको फेवर करने की कोशिश करनी है। हमको एक केस ढूंढना है जिसमें ये हो रहा है। समझ में आया कि नहीं है। अब मेरे को एक बात बताओ, हमको बोल रहा है कि P क्या है, अभाज्य, और Q क्या है, भाज्य। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इन दोनों का गुणनफल क्या विषम संख्या हो सकता है, विषम संख्या हो सकता है। तो मेरे को एक बताओ, ओड कब आता है, ओड कब आता है, एक बात ये बताओ मेरे को, आप दिमाग लगाओ, ओड कब आता है, दो संख्याओं का गुणन ओड कब आता है। आप वापिस से जाओ वहाँ पे, मेरे को पता आपने याद नहीं किया थोड़ा बहुत। मैंने कहा ओड तब आता है जब ओड ओड मल्टीप्लाई हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ये इतनी सी चीज़ समझ में आई हुई है आपके, इतनी सी चीज़ समझ में आई हुई है कि ओड से ओड मल्टीप्लाई करने पर ओड आता है, तो एक बात बताओ मेरे को पी और क्यू करना है और इनको क्या करना है, विषम करना है। तो मेरे पास पी भी ओड आना चाहिए, क्यू भी ओड आना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब बोल रहा है कि पी अभाज्य संख्या है, तो पी अभाज्य ओड कौन सी संख्या है, 3 ले लूं। अभाज्य भी है, ओड भी है, विषम भी है। समझ में आया कि नहीं है। मैंने कहा क्यू मेरे पास भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है और क्यू है। तो बताओ मैं एक ऐसी भाज्य संख्या जो ओड हो, मैंने क्या ले लिया बताओ, भाज्य संख्या भी होनी चाहिए और ओड भी होनी चाहिए। कोई भी दिमाग लगाओ, भाज्य संख्या ले लिया, ओड ले लिया। मैंने लिख लिया 15, मैंने 15 लिख दिया, या फिर 9 लिख लो, भाज्य भी है ओड भी है। तो बताओ यहाँ पे 9 × 27 आई कि नहीं आई, 15 × 45 आया कि नहीं आया। ये सब क्या आ रहा है, विषम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बिल्कुल सही बात है भैया ये, कि ओड इंटू ओड, मतलब ये जो संख्या है जो भी इसमें दे रखा है वो विषम हो सकती है। केस बिल्कुल सही है। अब बोलो सर ये क्या, मेरे को वो ओड इंटू ओड बराबर ओड याद रखना पड़ेगा। अरे भाई नहीं याद रखे तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ लेके देख ले, तेरे को केस बना के देख लेना पड़ेगा, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। केस बना के देखा वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी इतनी सी बात समझ में आई हुई है कि ओड इंटू ओड क्या होता है, ओड होता है, विषम इंटू विषम क्या होता है,
विषम होता है, तो आप बताओ इसको उड़ा ले जाओ नहीं ले जाओगे? ठीक है, अब आगे इसका दूसरा स्टेटमेंट चेक करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट चेक करो। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि भाई Q अपॉन पी, Q अपॉन पी क्या अभाज्य हो सकती है? क्या अभाज्य हो सकती है? अब वो नहीं पता सर मेरे को। अब एक बात बताओ मेरे को, अभाज्य संख्या लानी है। अब अभाज्य संख्या लानी है, Q मेरे पास भाज्य है, P मेरे पास अभाज्य है, एक भी केस मेरे को मिल गया तो मेरा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मैंने कहा सर Q को मान 15 मान लो एक बार, Q क्या है भाज्य, अभी मैंने माना था 15, तो सर P का मान कितना है? P का मान मैं 5 ले लेता हूँ एक बार अपन को तो ये सिद्ध करना है कि भाज्य हो सकती है नहीं हो सकती। तो मैंने 5 3 15 3 क्या है मेरे पास, एक अभाज्य संख्या ही नहीं है, एक केस मिल गया मेरे को, एक केस मिलते ही मेरा आंसर सही हो गया। भाई ये हो सकता है, दिमाग में ज़्यादा लोड नहीं लेना, बेसिक सा एक केस ये देखना है कि भाई संख्या इसको मेरे को ये फेवर कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है कि नहीं है? बात समझ में आ गई। एक और स्टेटमेंट देखते हैं, P प्लस क्यू अभाज्य संख्या हो सकती है। अब P प्लस क्यू अभाज्य संख्या हो रही है मेरे पास, मेरे को एक बात बताओ, वो केस लेके भी देख सकते हैं, केस लेके कैसे देखें? अब केस लेके कैसे देखें बताओ? केस लेके देखना पड़ेगा, जैसे मेरे पास 11 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है कि नहीं है? मैंने रैंडम को केस उठा लिया, 11 मेरे पास क्या है? अभाज्य संख्या। अब मेरे को इन दोनों को जोड़ना है और इसको अभाज्य संख्या लेके आनी है, तो बताओ मेरे को इनको जोड़ के अभाज्य संख्या लेनी है, तो मैं एक ले सकता हूँ भाई। अब 11 के टुकड़े कर दो, 6 5, सिंपल सी बात है, 6 5, 6 मैंने मान लिया भाज्य संख्या का मान और 5 मैंने मान लिया भाज्य संख्या का मान, तो 6 और 5 11 हो गए। बताओ अभाज्य संख्या आ रही है कि नहीं आ रही? सिंपल सा केस ले लिया मैंने, हो गया काम। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये तीनों केस सही हो गए कि नहीं हो गए? और इसको और भी तरीके से सोल्व करना चाहो तो मेरे को एक बात बताओ, अब ज़्यादा लोड मतलब फिर बाद में आप जितना खुद दिमाग लगाओगे उतना ज़्यादा सही रहेगा, तो ये बताओ आंसर आएगा कि नहीं आएगा? तो केस बना के करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, भाज्य क्या होती है अभाज्य क्या होती है, और इसको करके ले जाओ, ठीक है कि नहीं है? आगे क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन हमने शायद छोड़ दिया था ऊपर, ठीक है, 2022 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा ये क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा सा ये जो यूपीएससी, एक मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक बात बताता हूँ। यूपीएससी सी सेट का पेपर क्वालिफाइंग पेपर आता है, समझ में आया कि नहीं है? क्वालिफाइंग पेपर आता है। हमको कितने नंबर चाहिए यहाँ पे? हमको कितने नंबर चाहिए? लगभग 67 के समथिंग नंबर चाहिए। अब एक बात बताओ मेरे को, ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना, एक बार ट्राई किया करो कि इनको ज़्यादा उलझो ना, क्योंकि इनमें क्या होता है, आपको ना ये पता करना होता है कि अकेला एक कथन उसका उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, अकेला 2 कथन पर्याप्त है, दोनों पर्याप्त हैं, दोनों ही पर्याप्त नहीं है, तो आपको इसमें एक एक को चेक करना पड़ता है। अब आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने होते, यहाँ पे मेरा काम है आपको बताना कि क्वेश्चन कैसे सोल्व हो रहा है। मैं बता भी दूंगा, आप कर भी लोगे, और एग्ज़ाम में भी आप कर लोगे, लेकिन एग्ज़ाम में अगर आपको 3 मिनट लग गए या 5 मिनट लग गए तो थोड़ा सा पंगा हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा। तो यूपीएससी कुछ क्वेश्चन ऐसे डालती है कि वो आपको चाहते हैं कि आप छोड़ दो, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। फिर भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो फिर उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है कि नहीं है? तो टॉपिक करते हैं तो सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये बात मेरी मान लो, सारे क्वेश्चन करने के नहीं होते, कुछ क्वेश्चन छोड़ने के भी होते हैं, सारे करोगे तो बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ तो अब स्टार्ट करते हैं। ये पूछ रहा है, इस क्वेश्चन का मतलब समझना। इसने एक प्रश्न पूछा है कि अक्स क्या पूर्णांक है? अक्स क्या पूर्णांक है? अब हमको इसका आंसर देने के लिए 2 कथन दिए हुए हैं। अब इस क्वेश्चन को करने का बेसिक तरीका सिंपल सा है, पहले एक कथन उठाओ, अक्स बटे 3 पूर्णांक नहीं है, एक सिंपल सा उठा दिया। और अगर अक्स बटा 3 पूर्णांक नहीं है, इतनी सी बात से अपना इसका आंसर दे पा रहे हैं तो सही बात है, और नहीं दे पा रहे तो गलत बात है। अब बताओ अक्स बटा 3 पूर्णांक नहीं है, अब आपको पता होना चाहिए पूर्णांक क्या होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अक्स बटे 3 पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब अक्स का मान कभी भी 3 का मल्टीपल नहीं होगा, 3 का गुणनफल नहीं होगा, क्योंकि अगर मैंने 3 लिख लिया तो 1 हो जाएगा और ये पूर्णांक हो गया कि नहीं हो गया? तो अब मेरे को एक बात बताओ, अक्स का मान पूर्णांक नहीं लेना, मैंने अक्स का मान ले लिया 1, तो बताओ अक्स बटा 1 बटा 3 पूर्णांक है क्या? नहीं है। तो अक्स का मान क्या हो गया? 1, तो 1 से अक्स पूर्णांक बता दिया कि नहीं बता दिया? अभी रुको,
आपको इसको काउंटर भी करना है इस क्वेश्चन में। हमेशा याद रखना, इसको करने का एक ही तरीका, आप पहले तो इसको फेवर में लेके जाओ और इसके फेवर के विरोध में भी देखो कि भाई ये फेवर ही नहीं कर रहा। अब जैसे मैंने बात करी अक्स बराबर 1 है, तो मैं अक्स बराबर 1 की जगह अक्स बराबर 1/2 ले लेता। ध्यान से समझना इसको, भाई इसने तो पूर्णांक नहीं है बोला है, तो 1/2 ले लेता, तो यहाँ पे 1/2 और ये बट्टे में 3 है। अब ये बेसिक सी गणित है, आपको पता है 1/2 गुणा 1/3, 3/1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, इसको घूम के आता है। ये बेसिक सी है कि 1/6 हो गया, तो 1/6 पूर्णांक नहीं है, और अक्स का मान हमने क्या लिया था 1/2, तो अक्स बटा 3 का मान पूर्णांक नहीं है, तो अक्स का मान पूर्णांक हो भी सकता है और पूर्णांक नहीं भी हो सकता। तो क्या आप इस कथन से इसका आंसर दे सकते हो? नहीं दे सकते। इसका मतलब अकेला कथन एक पर्याप्त है क्या? ये नहीं है। ऑप्शन तो एक कट हो गया कि नहीं हो गया? बात समझ में। अब अकेला एक तो काम कंप्लीट नहीं कर सकता। अब बात करते हैं अकेले दूसरे की। इसमें ऐसे चेक करना पड़ेगा, वो टाइम लगेगा इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर। अक्स पूर्णांक है, इस क्या अक्स पूर्णांक है ये अपन को इसकी बात बतानी है। दूसरा क्या है, 3 अक्स पूर्णांक है। 3 अक्स पूर्णांक है, वही बात, मैंने अक्स का मान ले लिया 1, तो अक्स का मान 1 लेते हैं, 3 अक्स कितना आ गया 3। बताओ पूर्णांक है कि नहीं है? इसने बोला है कि अगर तो पूर्णांक आ रहा है, तो यहाँ से अक्स क्या मान क्या आया अपने पास पूर्णांक। लेकिन अगर 3 × 1/3 ले लेता, वही बात में, तो अब एक बार तो पूर्णांक लिया है मैंने और एक बार पूर्णांक नहीं लिया मैंने, तो 1/3 से यहाँ से 1 आ रहा है, तो फिर वापस से 3 अक्स का मान पूर्णांक आ रहा है कि नहीं आ रहा? 3 अक्स का मान फिर पूर्णांक आ रहा है, तो हम बोलेंगे भाई सर ये अक्स का मान क्या हो गया, अक्स का मान पूर्णांक नहीं है। तो यहाँ से भी अक्स का मान पूर्ण भी हो सकता है, पूर्णांक नहीं भी हो सकता। तो यहाँ से भी अपने पास अकेला 2 भी इसका आंसर नहीं दे सकता। अब बात करते हैं कि ये दोनों मिलके क्या इसका आंसर दे सकते हैं? क्या ये दोनों मिलके इसका आंसर दे सकते हैं? अब सर इसका कैसे देंगे, एक बात बताओ मेरे को। यहाँ पे पूर्णांक हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा, पूर्णांक नहीं, उसमें इसमें पूर्णांक हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा, इसमें पूर्णांक हो रहा है, नहीं हो रहा। तो बताओ इन दोनों से को मिला भी दे, अगर अपन इन दोनों को अगर मिला भी दे, जैसे हमने क्या कहा अक्स बटा 3, इसको वापस से देखना एक स्टेटमेंट फिर से। अब ये 2 स्टेटमेंट हमने काट दिए, अब हम तीसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं, ठीक है कि नहीं है? अब तीसरा स्टेटमेंट कैसे करेंगे, जैसे मैंने कहा अक्स बटे 3 ये स्टेटमेंट लिए, तो अक्स बटे 3 में इसमें हमने अक्स का मान 1 लिया था और अक्स का मान कितना लिया था 1/2 लिया था, 1/3 भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है कि नहीं है? अगर ये दोनों मैंने मान ले लिए, ठीक है, तो अब बात करते हैं 3 अक्स पूर्णांक। 3 अक्स पूर्णांक है, ठीक है कि नहीं है? तो अक्स का मान यहाँ पे 1 रखोगे तो पूर्णांक है, 1/3 रखोगे तो भी पूर्णांक है, ठीक है कि नहीं है? अब अक्स का मान फिर इन दोनों को साथ में ले लिया तो भी अपने पास नहीं आ रहा है कि हार है कि नहीं आ रहा? बात समझ में आ रही है? अभी भी मेरे पास अक्स के मान 2 आ रहे हैं, पूर्णांक भी आ रहा है और बिना पूर्णांक भी आ रहा है, तो हम इसका आंसर इन दोनों के ऊपर से भी नहीं ले सकते, ठीक है कि नहीं है? ये इसको आप ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन का करने का तरीका ये एक ही है, आपको एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा और इसमें आपके फिक्स है 5 मिनट आपके जाएंगे। बहुत ज़्यादा है, अपन स्पीड है, कैलकुलेशन है, तो हम थोड़ा बच सकते हैं, लेकिन 2 मिनट से अंदर 2 या 3 मिनट और दिमाग का पूरा दही हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमने इसको समझा और इसके और ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे हम, तो हम इसको और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है कि नहीं है? अभी एक बार इसको यहीं पे देखते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये हो गया अपना, ये हो गया। अब ये देखो, अब ये ऐसे क्वेश्चन है कभी नहीं छूटने चाहिए आपके। ये बिल्कुल मतलब 2023 का क्वेश्चन, जब यूपीएससी सीसेट में से बोला जाता था कि भाई बच्चों के साथ ये क्या कर दिया है, अन्याय कर दिया आपने ना, सीसेट बहुत ज़्यादा टफ बना दिया, तब ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब एक बात बताओ, ये क्वेश्चन मेरे को पूछा है, ये बोल रहा है कि क्या निश्चित रूप से सम है। अब इसको समझो इस चीज़ को, इसने बोला कि धन पूर्णांक है, PQRST क्या है मेरे पास, धन पूर्णांक है। अब इसके क्वेश्चन के करने के 2 तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। मैं आपको बोलूँगा कि आप बेसिक चीज़ें आपको याद है, मैंने बोला था सम प्लस माइनस सम क्या होता है, सम। सेम टू सेम विषम प्लस माइनस विषम क्या होता है, सम। और जब दोनों अलग अलग होते हैं, सम प्लस माइनस विषम, तब क्या होता है, बोलो, विषम। अब ये इतनी सी बात अगर आपके समझ में आई हुई ना, तो ये क्वेश्चन मतलब कुछ भी नहीं है। मैंने क्या कहा,
इस मैंने क्या है, पहले स्किप कर लेते हैं, फिर बाद में अपनी जो है वो समझते हैं। ये पी क्यू आर एस टी है, धन पूर्णांक है। इसमें से 3 सम है और 2 विषम है। कोई भी सम हो सकता है, कोई भी विषम हो सकता है, अपन को नहीं पता, लेकिन 3 सम है और 2 विषम है। और आपको इन दोनों में से बताना है कि कौन सा क्या क्या है। अब इसने बोला है कि वहां पे ऊपर बोलता था हो सकता है कि ये चीज हो सकती है, तो हमने उसके फेवर में कोई चीज बोली कि एक भी अगर मैंने केस दे दिया तो हो सकता है। अब यहाँ पे बोल रहा निश्चित रूप से ही सम होगा, तो मैं क्या कोशिश करूंगा, मैं इसको काउंटर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है कि नहीं है। तो इसके क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक तो बिल्कुल बेसिक तरीका आप मान लेके देख लो, और एक ये तरीका जिसमें आपने ये चीज समझ रखी है। अब एक बात बताओ मेरे को, निश्चित रूप से सम होगा कैसे करें? तो अब एक बात बताओ मेरे को, पी क्यू आर एस टी, ठीक है, हमने बोला P प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस प्लस टी। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपकी? ये चीज़ समझ में आती है क्या? इतनी चीज़ समझ में आ रही है, बेसिक चीज़ है। मैंने इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन आते हैं, दोनों पॉजिटिव हो गए। ये चीज़ अब नहीं समझ में आ रही तो आपकी कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, वो चीज़ अलग है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, ठीक है। अगर ये निश्चित रूप से बोल रहा है तो हम इसको काउंटर करने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे विषम लाने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर हम यहाँ पे विषम लाने की कोशिश करें तो एक बात बताओ मेरे को, विषम लाने की कोशिश करें तो कैसे विषम आ सकता है? जब सम और विषम जुड़े तब विषम आ सकता है। काउंटर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे हम इसको, ठीक है कि नहीं है। ये बोल रहा निश्चित रूप से होगा, हम बोलेंगे नहीं देख मैं दाग के दिखाता हूँ तेरे को, विषम निश्चित रूप से नहीं होगा। अब विषम लाने के लिए मेरे को यहाँ पे सम और यहाँ पे विषम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अब मेरे को एक बात बताओ, P प्लस क्यू प्लस आर ये मैं सम ले आऊँ और S प्लस टी में विषम ले आऊँ, या फिर मैं इसको विषम ले आऊँ और इसको सम ले आऊँ, तो बताओ ये क्या आएगा? विषम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने ये 3 संख्याएं हैं, अगर मैं सम में सम जोड़ूंगा तो सम आएगा, और सम में विषम जोड़ूंगा तो क्या आएगा? विषम आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने P को ले लिया सम, Q को ले लिया सम, और R को ले लिया विषम। इतनी सी समझ में आई। तो P सम हो गया, ये सम, तो सम सम क्या हो गया? सम प्लस सम सम हो गया, ये पूरा सम हो गया, और ये विषम में जुड़ रहा है। ये क्या हो रहा है? विषम में जुड़ रहा है, तो ये ओवरऑल क्या हो गया? विषम संख्या हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। फिर मैंने माइनस किया, ठीक है कि नहीं है, और माइनस करके मैंने क्या कहा यहाँ पे, अब विषम, अब इन्हीं दोनों में से एक सम होगा और एक विषम होगा, तो दोनों जुड़ के क्या हो गए? विषम। बताओ, मैं इसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा था, पर विषम माइनस विषम तो सम होता है भाई, सही है कि नहीं है? तो मैं तो अटक गया सर। अब मैं क्या करूं? अब तू ये कर, वापिस से इसको समझ, हमको इसको काउंटर करना है। जब तक ये काउंटर नहीं हो तब तक नहीं हो पाएगा, केस लेने पड़ेंगे हमको ना, ठीक है। अब बात करते हैं, सर हमने इसमें 2 सम और 1 विषम लिया था, इस तीनों को ही सम ले ले तो क्या हो जाता है? भाई ये तीनों को सम ले ले तो सम 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 हो गया, ठीक है कि नहीं है। विषम और विषम ये दोनों बच्ची, विषम प्लस विषम भी क्या हो गया? सम। सम माइनस सम कितना आ रहा है? सम आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सर ये तो फिर से क्या आ गया मेरे पास? सम ही आ गया। अच्छा एक काम कर, इस यहाँ पे तूने एक सम लिया था, सॉरी 2 सम लिए थे, एक विषम लिया था, फिर तीनों ही सम ले लिए। एक काम कर, दोनों विषम यहाँ पे टेक दे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मैंने दोनों विषम यहाँ पे टेके, तो विषम प्लस विषम क्या हो गया? सम, और सम प्लस सम क्या हो गया? सम, और सम प्लस सम सम, सम माइनस सम सम। ये थोड़े समझ में आएगा? सम सम विषम सम क्या होगा? तो यहाँ पे कोई भी ऐसा केस नहीं आ रहा जहाँ पे विषम बन रहा है। तो ये बात सही हुई कि नहीं हुई? इसकी बात सही हुई बिल्कुल, कि भाई निश्चित रूप से ही सम आएगा। हमने सारे केस लेके देख लिए यहाँ पे हमने पहले केस लिया जब 2 सम थे, फिर हमने केस लिया जब तीनों सम थे, फिर हमने केस लिया जब एक सम था। सारे के इसके अलावा कोई भी केस नहीं बनेगा यहाँ पे। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ये बोल रहा है कि ये भी डेफिनेटली मेरे पास क्या होना चाहिए? विषम संख्या होनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? विषम संख्या डेफिनेटली होनी चाहिए। मैं इसको सम करने की कोशिश करूंगा, हो गया तो ठीक, वरना तो तेरी बात सही है भाई, है कि नहीं है? अब क्या करें बताओ? फिर से वापस से लिखते हैं। अब एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे ये किया मैंने,
2p प्लस क्यू प्लस 2r माइनस 2s प्लस t निश्चित रूप से विषम है। मैं सम लाने की कोशिश करता हूँ। तो एक बात बताओ मेरे को, ये यहाँ से ये सम, देखो मैंने कहा p इंटू 2, अगर मैं किसी चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो फिक्स है कि सम आएगा, ठीक है कि नहीं है। तो ये तो चीज़ सम होगी कि नहीं होगी, चाहे से इसको p विषम होगी चाहे सम, ये भी क्या होगी, ये भी क्या होगी, सम होगी कि नहीं होगी, ये भी क्या होगी, सम होगी कि नहीं होगी, ये भी क्या होगी, सम होगी कि नहीं होगी। और ये विषम या सम कुछ भी हो सकती है। अब फिर से हमको केस बनाने पड़ेंगे यहाँ पे, तो केस बनाओ यहाँ पे, बताओ। थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ऐसे तो आप काम नहीं चेक कर पाओगे। अब एक बात बताओ, मैंने क्या किया यहाँ पे, मेरे को निश्चित रूप से विषम बनाना है, मैं तो इसको सम करने की कोशिश करता हूँ। एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने दोनों विषम यहाँ पे लगा दिए इन दोनों को, ठीक है। तो दोनों विषम यहाँ पे लगा दिए, तो ये भी सम हो गया, ये भी सम हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गए। और बाकी की सारी संख्याएं क्या है मेरे पास, सम। तो ये आप पहले से ही सम थी। तो मेरे को एक बात बताओ, ये सम हो गया, ये सम हो गया, दोनों जुड़े तो क्या हुए, सम, दोनों सम। फिर ये सम था ही, तो ये तीनों जुड़ के क्या हो गए, सम, ठीक है कि नहीं है। ये सम तीनों जुड़ के हो गए, ये भी मेरे पास क्या हो गया, सम। तो सम माइनस सम भी क्या हो गया, सम, और सम प्लस भी सम क्या हो गया, सम। इसका मतलब ये गलत हो गया कि नहीं हो गया, गलत हो गया कि नहीं हो गया। फिर से देखना इस चीज़ को, हमको क्या करना है, हमको क्या करना है यहाँ पे, इसको ये बोला कि डेफिनेटली ये विषम होगा, कन्फर्म है कि ये विषम ही होगा। मैं इसको सम करने की कोशिश करता हूँ, सम करने की कोशिश करी मैंने, तो मैंने दोनों विषम यहाँ पे दे दिए, एक यहाँ पे दे दिया, एक यहाँ पे दे दिया। पी को विषम कर दिया मैंने, आर को विषम कर दिया, और बाकी 3 बच गए, क्यू एस टी, वो सम थे। अब विषम को 2 से गुणा किया तो सम हो गया, विषम को 2 से गुणा किया तो क्या हो गया, सम हो गया। तो सम और सम दोनों के जुड़ के क्या हो गए, सम। और सम, और फिर वापस ये भी सम बचा है, ये भी क्या हो गया, सम। सम में से सम माइनस किया तो भी सम आया, और सम में प्लस सम भी किया तो भी क्या आया, सम आया। तो ये ऑप्शन गलत हो गया कि नहीं हो गया। एक बार इस क्वेश्चन के ऊपर वाले स्टेटमेंट को फिर से चेक कर लेते हैं, शायद गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है कि नहीं। हमने क्या किया था, P प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी, ठीक है कि नहीं है। और हमने इसको ये बोला निश्चित रूप से सम है, हम इसको विषम लाने की कोशिश करते हैं। तो हमको विषम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको विषम लाने के लिए, देखो दिमाग लगाओ यहाँ पे, हमने क्या कहा यहाँ पे, विषम लाना है हमको, ठीक है। एक केस और हम लेना भूल गए, हम लेते हैं इसको विषम, इसको सम, ठीक है। इसको विषम लेते हैं, इसको भी विषम लेते हैं, ठीक है। तो विषम माइनस विषम कितना हो गया, सम। फिर सम माइनस सम कितना हो गया, सम। और सम प्लस सम भी कितना हो गया, सम। सम, ये पूरा सम आ रहा है, निश्चित रूप से सम आ रहा है, ठीक है कि नहीं है। तो और कोई केस इसमें बन रहा है क्या, P प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी। हाँ, तो हमने सारी कंडीशन यहाँ पे चेक कर ली, यहाँ पे पहले है ना, इसमें से 2 ले लिए थे, 3 है, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, ये गलत है, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आ गया यहाँ पे, ए। चलो जी, अब ये देखो फिर से क्वेश्चन आ गया 2023 में। ये देखो, ये जब वो क्वेश्चन है जब पेपर बहुत हार्ड बता रहे थे सब, मैंने अभी नंबर सिस्टम का केवल एक बेसिक सा चीज़ बताया, उस पर मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब ये देख लो क्या बोल रहा है यहाँ पे, अब देखना ये क्या बोल रहा है, ये वही बात आ गई, पी अभाज्य संख्या है, सी है भाज्य संख्या है, ये चेक करने हैं आपको। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। मैंने कहा निश्चित रूप में हम अगर बोलते हैं निश्चित है, तो हम बोलेंगे भाई मैं देख तेरे को बताता हूँ गलत करके। और हो सकता है ये अगर बोले, तो हाँ ठीक है मैं देख के बताता हूँ कि हो सकता है कि नहीं हो सकता, एक भी केस बन गया तो हो सकता है। अब देखो इसने क्या बोला मेरे को, इसने बोला मेरे को कि अभाज्य संख्या पी है और भाज्य संख्या क्या है, सी है। अब मैं इसको चेक करता हूँ, पहले यहाँ पे चेक करते हैं, उल्टा चेक करते हैं। एक बात बता मेरे को, एक बात बताओ मेरे को, पी सी विषम है, 2 संख्याएं मल्टीप्लाई हो रही है और वो विषम आ रही है, तो आप मेरे को बता सकते हो कि 2 संख्याएं सम होगी कि विषम, बताओ बताओ बताओ। अभी आपने बताया, बिल्कुल बात है, दोनों संख्याएं क्या होगी अपने पास, ओड होगी, दोनों संख्याएं क्या होगी, विषम होगी। अभी हमने किया है इस क्वेश्चन को, देखो ये जब चीज़ें पता होती है ना, तो थोड़ा क्वेश्चन स्पीड में सोल्व हो जाता है। अब इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से सोल्व करके बताऊंगा आपको। तो यहाँ समझ में आ गया कि भाई ओड ओड मल्टीप्लाई होकर विषम आता है। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे पी मेरे पास अभाज्य संख्या है,
ऐसी संख्या बताओ अभाज्य जो ओड हो, 3 है, और सी मेरे पास भाज्य संख्या है और वो भी ओड होनी चाहिए, तो मैंने लिख दिया 9 ले लिया। तो 9 3 27 विषम हो रहा है कि नहीं हो रहा, ओड इंटू ओड, तो बिल्कुल ये बात सही है। सही है कि नहीं है। ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है कि भाई ओड ओड विषम होता है, और अभाज्य संख्या तो ओड हो सकती है और भाज्य संख्या भी ओड हो सकती है, तो ओड इंटू ओड विषम संख्या आ गया कि नहीं आ गया। तो ये ऐसे भी हो जाता, और हमने कोई संख्या लेके भी देख ली, इसको संख्या लेके देख लो, वो और ज़्यादा बढ़िया है। अगर ये दिमाग में नहीं आ रहा है तो समझ में आएगी नहीं। अब बात करते हैं इसकी, अब बात करते हैं इसकी कि 2p प्लस सी ये विषम हो सकता है क्या। अब मैंने बोला दो संख्याएं जुड़ी, अब एक बात बताओ 2p है तो ये 2p क्या हो गया, डेफिनेटली सम हो गया कि नहीं हो गया। कोई भी संख्या 2 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगी, सम। अब ये सम है तो इस पूरी को विषम बनाने के लिए क्या होगी, विषम संख्या होगी कि नहीं होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब मेरे को बताओ कि p मेरे पास ऐसी कोई भी संख्या ले लो, ये तो सम होगी। कोई भी संख्या ले लिया, p अभाज्य संख्या मैंने 2 ले ली, 3 ले ली, 4 ले ली, कुछ भी ले लो, जैसे मैंने 5 ले लिया, ठीक है कि नहीं है। तो 5 दूनी क्या हो गया 10, सम संख्या हो गई। अब कोई भी विषम संख्या ले लेता हूँ जो भाज्य हो, 9 ले लिया मैंने, भाज्य भी है विषम भी है, 10 प्लस 9 कितना हो गया 19, विषम संख्या आ रही कि नहीं आ रही। तो ये भी अपने पास ही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ठीक है। अब ये सम हो सकता है क्या, ये बात आ रही है सम हो सकता है क्या। कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैंने कहा भाई p एक अभाज्य संख्या है, तो मैंने ले लिया कुछ भी ले लो, जैसे 5 ले लिया, ठीक है कि नहीं है। जैसे 5 ले लिया, c एक भाज्य संख्या है तो c भाज्य से 5 से बड़ा ले लो, जैसे मान लिया मैंने 9 ले लिया, ठीक है कि नहीं है, ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। अब 9 ले लिया और नीचे मैंने लिख लिया, यहाँ पे नीचे कुछ भी भाज्य संख्या ले लो, कि कितने लोगे, अपन को तो इसको पॉसिबल करना है सम, कितने लोगे बताओ, अपने हिसाब से सोचो। 7 ले लो यार, लेकिन भाज्य संख्या लेनी है, तो मैंने लिख लिया 4, 4 ले लो, लेकिन 4 लोगे तो दिक्कत आ जाएगी आपके, 9 और 4 13, और 9 माइनस 4 5, आ गई ना दिक्कत। हम इसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, थोड़ा सा तरीका। अगर आपकी संख्या नहीं दिमाग में आ रही है ना, तो ये चीज़ें समझने की कोशिश करो, यहाँ से समझ में आ जाएगा। देखो कैसे समझ में आएगा, देखो कैसे समझ में आएगा, ऐसे समझ में आएगा। ये क्या बोला यहाँ पे मेरे को, सर आपने हमको बताया हुआ है कि ये सम होना चाहिए, तो ऊपर भी सम होना चाहिए, नीचे भी सम होना चाहिए। अगर मैं कोई सम संख्या में, नहीं यार ये तो कोई इतना वो है नहीं जरूरी कि सम संख्या में सम संख्या का भाग दो तो विषम भी आ सकता है, ठीक है कि नहीं है। और सम संख्या में सम संख्या का भाग दो तो सम भी आ सकता है, ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ से तो हमको पॉसिबल वैल्यूज करके ही लेना पड़ेगा। तो दिमाग लगाओ कौन कौन सी वैल्यू लें अपन। जैसे मैंने लिख लिया, यहाँ पे लिया मैंने अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या लो कोई, मैंने ले लिया 5, 5 और यहाँ पे 5 जी, ये 5 लिया और 4 ले लिया, 4 लिया तो 5 माइनस 4, ये नीचे 1 9, ये विषम हो गया। इसको हमको सम करना है। कौन कौन सी संख्याएं लें, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, कौन सी संख्याएं ले सकते हैं। जैसे मैंने लिया, ये मैंने ले लिया भाज्य संख्या 8, 8 संख्या ले ली, भाज्य भी है। और यहाँ पे अभाज्य संख्या लेनी है, 8 प्लस 2 8 माइनस 6, 8 प्लस 8, 8 माइनस 7 8, और यहाँ पे ले लिया मैंने 3 4 5, अभाज्य संख्या लेनी है। देखो यार केस लेने वाले में ना थोड़ा सा पंगा आता है अपने, ठीक है, केस लेने वाले के अंदर थोड़ा सा पंगा आता है। यहाँ पे देखो हमने डायरेक्ट इसलिए नहीं किया कि अगर सम, हमको पता नहीं कि सम बटे सम कितना होता है, ठीक है। मैंने बताया था आपको सम, ठीक है, सम जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 15, सम अभी मैंने लिखा था 12, ठीक है, और नीचे भी सम लिख लिया 4, तो कितना आया मेरे पास 3 आ गया। विषम भी हो सकता है, ही नहीं हो सकता। और यहाँ पे 15, और भी अगर हम केस लेंगे तो इसमें इस चीज़ का हमने डायरेक्ट अपने पास नहीं आ सकता, तो हम केस लेके करते हैं। अब केस में हमको इसको फेवर करते हुए कोई केस ढूंढना पड़ेगा। अब जैसे हम सोच रहे हैं, अभी मैंने जैसे सोचा, तो 15 और 5 का केस लेते हैं, ठीक है। 15 क्या है मेरे पास, 5 क्या है मेरे पास, पी अभाज्य संख्या,
और 15 मेरे पास क्या है, एक भाज्य संख्या है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है। और 15 माइनस 5 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 20/10। 2 आ रहा कि नहीं आ रहा, 2 क्या है मेरे पास, एक सम संख्या है कि नहीं है। तो यहाँ पे ये भी सही हो गया कि नहीं हो गया, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। तो देखो केस बनाने के अंदर क्या होता है, थोड़ा दिमाग केस क्या मतलब, ये संख्या ढूंढने में हमको थोड़ा दिमाग लगेगा, कौन सी संख्या से हमको सही आ सकता है कि नहीं आ सकता। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे 2 आना चाहिए, ठीक है, मतलब 2 आना का मतलब सम आना चाहिए, तो मैंने कहा 2 आ सकता है। तो ऊपर और नीचे ऐसी संख्या ढूंढने की कोशिश करो जिसमें 2 का भाग लग जाए, ठीक है कि नहीं है। जैसे मैं ऊपर 16 बना दूं और नीचे 8 बना दूं, ऐसा कुछ हो सकता है। दिमाग लगाने की कोशिश करो, आपको यही करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा 11 और मतलब और भी कुछ केस हो सकते हैं, आप सोचोगे कि भाई नीचे कैसे लाऊं, तो वो आपके निकल के आ जाएंगे। खैर हम आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को दिमाग लगा के, ये तो चीज़ समझ में आ गई ना आपके। भाई ये 2 ऑप्शन तो डायरेक्ट इजी से ही जैसे सोल्व हो रहे हैं, और इसमें एक थोड़ा सा हम दिमाग लगाते हैं तो हमको 15 वाला और 5 वाला केस मिल गया। और भी कई केस बन सकते हैं, और आप मेरे को कमेंट से बताना इसमें और कौन से केस बन सकते हैं, काफ़ी सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अपने पास 3 ऑप्शन सही हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, सेम टू सेम क्वेश्चन है, अभी जो अपन ने किया वैसे ही, पी क्यू आर एस भिन्न धन पूर्णांक है, ठीक है कि नहीं है। और पी क्यू विषम है, आर एस सम है। तो हमको बोल रहा है कि भाई ये बताओ, चेक करके बता लो भाई ये। अब इसमें ना तो निश्चित रूप से बोला है, ना संभावना बोला है, ठीक है कि नहीं है। सम है, अगर हमने कोई केस लिया और वो सम आया तो क्वेश्चन सही है, वरना गलत है। अब इसने बोला देखो क्यों क्या है विषम, एस क्या है सम। अब मैं तो डायरेक्ट यहाँ पे करूँगा कि भाई विषम इंटू सम करूँगा, तो मेरे पास ये सम आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो बताओ कितना आता है, हाँ सम। बस कितना स्पीड में बोल दिया सम, बिल्कुल नहीं आता सम। यही तो, बस यही तो गड़बड़ाती है, यही गड़बड़ाती है। इसीलिए मैं स्पीड में बोलने की कोशिश कर रहा था ताकि आप इसमें गलत चुको। देखो अभी मैंने बताया कि ओड इंटू ओड क्या होता है, ओड होता है कि नहीं होता, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओड इंटू ओड क्या होता है, ओड। और ओड का स्क्वायर कर दूंगा मैं, 3 इंटू 3 तो 9 आया कि नहीं आया। तो स्क्वायर करने पर हमेशा सम संख्या, सॉरी सम संख्या आएगी, बिल्कुल। पता नहीं सर, जैसे मैंने 4 इंटू 4 किया तब तो क्या आया मेरे पास 16, समझ में आएगी नहीं आया। तो यहाँ पे एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे पहले पी और आर की बात करते हैं, अंदर पी और आर की बात करते हैं। पी क्या है मेरे पास, विषम। आर मेरे पास क्या है, सम। तो विषम माइनस सम, ये क्या आएगा अंदर मेरे को बताओ, विषम। और विषम का स्क्वायर करेंगे, विषम का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास विषम आएगा कि नहीं आएगा, विषम विषम। और इन दोनों का स्क्वायर कितना आएगा, विषम ही आएगा। तो ओवरऑल मेरे पास पी माइनस आर का होल स्क्वायर क्या आ गया, विषम आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये इतनी संख्या तो क्या आ गई मेरे पास, विषम। और क्यू और एस अभी मैंने देखा, क्यू क्या है, विषम। एस मेरे पास क्या है, सम। तो विषम और सम मल्टीप्लाई होकर सम आएगा, समझ में आएगा नहीं आया। तो ये विषम है, ये सम है, विषम और सम मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा मेरे पास, सम आएगा कि नहीं आएगा। जैसे 3 इंटू 2 कितना आता है, 6। 5 इंटू 4 कितना आता है, 20। वो एक ही चीज़ बार बार दोहराई जा रही है यहाँ पे, समझ में आएगी नहीं आया। फिर से एक बार देख लो, नहीं समझ में आया फिर से एक बार देख लो। एक बार देखने में कोई ज़्यादा, आज वीडियो अपनी हो सकता है कि 2 घंटे तक चली जाए, 1.5 घंटे तक चली जाए, लेकिन एक बार अगर 2024 तक तो पहुँच गए अपन, 2024 तक तो पहुँच गए, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है अभी, लगभग पूरा होने के कगार पे ही है। देख लो एक बार वापस इसको, मैंने कहा P और Q मेरे पास विषम है, R और S मेरे पास क्या है, सम है, समझ में आएगी नहीं है। अब मेरे को ये वाली चीज़ देखनी है, तो मैंने कहा Q इंटू एस, Q इंटू एस। Q मेरे पास विषम है, S मेरे पास सम है, विषम इंटू सम करोगे तो सम आएगा, समझ में आएगी नहीं है। विषम इंटू सम करोगे तो सम आएगा। इंटू में क्या है, P माइनस आर का होल स्क्वायर। P क्या है मेरे पास, विषम है। R मेरे पास क्या है, सम है। विषम में से सम माइनस करेंगे, अब मैं स्पीड में बोलूँगा विषम आएगा कि नहीं आएगा, और विषम का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा, विषम। और विषम को गुणा करेंगे सम से तो क्या आएगा, सम संख्या आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल सही बात है कि नहीं है, समझ में आएगी नहीं आया। यहाँ पे क्या करोगे, अब देखो स्पीड में करने वाला बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे
मेरे पास एस देखेगा, एस क्या है, सम, ये सम है भाई। क्यू, क्यू देखेगा विषम है, और विषम का स्क्वायर करेंगे तो विषम आएगा, तो ये क्या मेरे पास आ गया, विषम। और ये मेरे पास क्या आ गया, सम। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास सम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, इसको और देख लेते, क्यू माइनस एस। क्यू क्या है, विषम, एस क्या है, सम। क्यू में से एस माइनस करूंगा तो विषम आएगा कि नहीं आएगा, विषम में से सम माइनस करूंगा तो विषम, और विषम और बाहर मेरे पास सम पड़ा है, गुणा सम, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। वो वापस याद करो, नहीं याद करोगे तो दिमाग की बत्ती गुल है, समझ में आएगी नहीं आया। अब ये एक स्टेटमेंट और चेक कर लो, बताओ P प्लस एस, P प्लस एस, P कितना है मेरे पास, विषम, एस मेरे पास कितना है, सम, विषम में सम जोड़ूंगा तो विषम आएगा, ये मेरे पास क्या आया, विषम। ठीक है, ये मेरे पास क्या आया, विषम। क्यू क्या है मेरे पास, विषम है, आर मेरे पास सम है, विषम को सम से जोड़ूंगा तो बिल्कुल क्या आएगा मेरे पास, विषम, और विषम का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, विषम, और विषम इंटू विषम मेरे को अभी आपने पता, अभी यहाँ पे लिखा हुआ था विषम आता है कि नहीं आता, तो ये स्टेटमेंट भी सही। बताओ यहाँ पे क्या मतलब, कहाँ दिक्कत आ रही है, समझ में आया कि नहीं आया। बस वो दो चार चीज़ है, वो बस दिमाग में रखो। मैंने क्या कहा, केस बना के करोगे, रख रख के करोगे, टाइम लगेगा। इस चीज़ को अगर दिमाग में रखा तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बार बार करोगे सोल्व तो हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये क्वेश्चन है, ये भी 2024 में आया हुआ है ना, शायद लिखा नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ कि चाहे आप ही करो इसको, आप करो, इसका आंसर मेरे को कमेंट्स में दो, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। ये देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, मैंने कहा था ना ये क्वेश्चन क्या करने होते हैं, छोड़ने के होते हैं। नहीं छोड़ोगे तो भी दिक्कत है, छोड़ोगे तो सही है, नहीं छोड़ोगे तो आंसर भी आ गया तो फिर भी ये दो तीन क्वेश्चन लेके मरेगा, सही है कि नहीं है। तो इसको छोड़ने में ही फ़ायदा रहेगा। फिर देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन सेम टू सेम जो क्वेश्चन था ऊपर, सेम टू सेम यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है कि नहीं है। इसके भी ऑप्शन ये सेम वाले हैं ऊपर वाले। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन आप कर लेना, है कि नहीं है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इसने बोला है कि एम एंड एन दो मेरे पास कोई संख्या है, ठीक है कि नहीं है। इनके क्या मान होंगे, एम और एन के क्या मान होंगे, धन पूर्ण है ये, ठीक है कि नहीं है। कि यहाँ से इन दोनों से आंसर निकाल सकते हैं क्या हम, बताओ निकाल सकते हैं क्या। सर मैंने, इसने बोला है कि एम और एन का गुणनफल 24 होगा, ठीक है। देखते हैं भाई, एम और एन का गुणनफल, भाई या तो इससे आंसर निकलेगा, या इससे आंसर निकलेगा, या इन दोनों से मिला के आंसर निकलेगा, या दोनों से नहीं निकलेगा। स्टेटमेंट शायद इसमें चेंज किए हुए हैं, ये तो पहले वाले क्वेश्चन में थे। स्टेटमेंट क्या 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 वापस से देखना। प्रश्न का उत्तर दोनों में से अकेले किसी एक कथन का प्रयोग करके दिया जा सकता है, किंतु अकेले अन्य कथन का प्रयोग करके नहीं दिया जा सकता। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, ये इसका मतलब है कि अगर मेरा आंसर इससे निकल गया और इससे तो बिल्कुल ही नहीं निकलेगा, तब ये आएगा, समझ में आएगी नहीं। या फिर मैंने क्या किया, इससे निकल गया और इससे तो नहीं निकलेगा, तब मेरे पास ये आएगा। मतलब दोनों में से किसी एक से निकलना चाहिए और दूसरे से तो बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। बात समझ में आएगी नहीं है। दोनों में से अकेले किसी एक कथन से निकलना चाहिए, अन्य कथन का प्रयोग करके आंसर नहीं दिया जा सकता, ठीक है कि नहीं है। और अकेले, दूसरा ऑप्शन क्या है, प्रश्न का उत्तर अकेले किसी भी एक कथन का प्रयोग करके दिया जा सकता है। प्रश्न का उत्तर अकेले किसी भी एक कथन का प्रयोग करके दिया जा सकता है, ये तो समझ में आता है सिंपल सा। प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों को एक साथ प्रयोग करके दिया जा सकता है, ठीक है, दोनों का प्रयोग करके, किंतु अकेले के साथ नहीं किया जा सकता। ये भी समझ में आता है, ये भी समझ में आता है, ये भी समझ में आता है, और ये तो वाला तो समझ में आता ही नहीं आता, आता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, चलो जी स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्वेश्चन। एक बात बताओ मेरे को, पहले इस स्टेटमेंट को देखते हैं, इजी सा लग रहा है थोड़ा ना, ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ना, ये थोड़ा सा इजी सा लग रहा है ना। ये बेसिक ह्यूमन माइंड सेट है यार। मतलब मैं हूँ, जैसे कोई भी टीचर हो या फिर कोई भी स्टूडेंट हो, मैं तो बेसिक सी बात करता हूँ, सबको पता चलता है कौन सा इजी है कौन सा नहीं है। ये बोल रहे हैं हमें एम इंटू एन गुणनफल है, कितना है, एम इंटू एन का गुणनफल कितना है, 24। देखते हैं, पता चल रहा है सर एम और एन का गुणनफल अगर 24 है ना, तो मैं बोल सकता हूँ ये 12 इंटू 2 भी हो सकता है, सही है कि नहीं है। 24 इंटू 1 भी हो सकता है, 8 इंटू 3 भी हो सकता है, 4 इंटू 6 भी हो सकता है। मतलब कम से कम ये इतने मान तो होंगे होंगे सर, सही है कि नहीं है। अच्छा इतने मान होंगे, इसका मतलब
ये भी हो सकता है, 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 एम एन का मान। तो क्या इससे आंसर निकल सकता है अकेले? नहीं नहीं, पता नहीं ना यार। इसने तो इतना बोला कि भाई दोनों का गुणनफल कितना होना चाहिए, 24। तो गुणनफल इससे भी 24 हो रहा है, इससे भी 24 हो रहा है, इससे भी, ये 4 केस बन गए। अब एन का मान कौन सा मानूं, मेरे को तो पता नहीं। तो सर अकेले इससे तो आंसर नहीं निकलेगा। अब तो फिर भी इस पे जाना पड़ेगा अपन को। देखते हैं, देखें। अब इसको भूल जाओ आप, अब इसको भूल जाओ आप। अब बात करते हैं केवल इसकी। अब केवल बात करते हैं इसकी, एम प्लस एन ग्रेटर देन एम इंटू एन। ठीक है कि नहीं? अब सर मैं कौन से मान लूँ, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। क्या पता कौन सा मान होगा और एम एन से बड़ा हो। मैंने कहा भाई सर एक काम करते हैं, इसको 5 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, है ना। अब 5 इसको 2 मान लिया, नहीं नहीं, इसको 13 मान लेते हैं, इसको 7 मान लेते, तब नहीं। एक काम करो, इससे आप कहाँ कौन से नतीजे पे पहुंच रहे हो? एम प्लस एन का मान एम एन से बड़ा हो, इसको मुझे भूल जाओ एक बार, क्योंकि अपन को स्टेटमेंट को चेक करके देखना है, ठीक है कि नहीं है। तो मेरे को एक बात बताओ कि एम प्लस एन का मान ये इससे बड़ा होना चाहिए। अब इससे मैं क्या समझूँ, इसका मतलब क्या है? मैंने कहा 1 और 2 ले लिया मैंने, ठीक है। 1 और 2 कितना आया मेरे पास, 3। और बड़ा हुआ किससे, 1 इंटू 2, 2 से। तो एम और एन का मान 1 और 2 भी आ सकता है। एम का 1 आ गया, एन का 2 आ गया, ठीक है। मैंने कहा भाई सर 2 और 1 और 3 ले लो, ठीक है कि नहीं? 1 और 3 ले लो, तो 1 प्लस 3 कितना हो गया, 4। और 1 इंटू 3 कितना हो गया, 3। बड़ा आ रहा है, तो 1 और 3 भी हो सकता है। तो सर केवल इससे बात करूं तो 1 और 2 भी मान सकते हैं, 1 और 3 भी मान सकते हैं एम और एन का मान। तो क्या इस अकेले से आंसर आ रहा है क्या? तो अकेले तो इससे भी नहीं आ रहा, अकेले इससे भी नहीं आ रहा। तो ना ये क्वेश्चन तो गलत हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि दोनों में से एक से आएगा तब तो ये हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न का उत्तर अकेले किसी भी एक कथन के प्रयोग करके दिया जा सकता है, ये भी कट हो गया, नहीं दिया जा सकता। अब बात करते हैं इन दोनों को मिला देते हैं। अगर मैं इससे तो इतनी वैल्यूज आ रही है, अब इस वैल्यूज में से ये चीज चेक कर लूं, इस 31 में से ये वैल्यू चेक कर लूं, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मैंने कहा भाई सर 12 और 2 दे, तो 12 और 2 कितना आ गया, 14। और 12 इंटू 2 कितना, 28। तो 14 28 से बड़ा तो नहीं है, इसका मतलब ये तो कैंसिल हो गया, है कि नहीं है? ये तो कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? अब बात करते हैं 8 और 3 की। 8 और 3 कितना हो गया, 11। और 8 3 24। समझ में आएगी नहीं यार? 8 और 3 कितना हो गया, 11। 8 प्लस 3 ये मान यहाँ पे रखा, 8 3 कितना होगा, 24। तो 11 भी 24 से बड़ा नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। 6 और 4 10 हो गया, और 6 चौक 24, 10 24 से बड़ा नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ये रख के देखो इसके अंदर मान, तो 24 से कितना हो गया, 25। और वो बड़ा है 24 से। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसका मान डायरेक्ट इस ये आ गया कि नहीं आ गया, इस दोनों के कथन का प्रयोग करके। समझ में आ रही है चीज़? तो दोनों कथनों का वैसे प्रयोग करके दिया जा सकता है प्रश्न का उत्तर। एक प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों को एक साथ प्रयोग करके दिया जा सकता है, ठीक है कि नहीं है? किंतु अकेले कथन से प्रयोग करके नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल ये क्वेश्चन टाइम खाएगा, समझ में आएगी नहीं है? लेकिन आपको इसको सोल्व करना आना चाहिए। नहीं है, कई बार क्या होता है इजी क्वेश्चन आ जाता है, वो देख सकते हैं। बाकी इसको क्वेश्चन को छोड़ने में थोड़ा सा सही रहता है, बाकी आपकी मर्जी। सेम जैसे आप मैंने इसको किया ना, सेम क्वेश्चन ही है, सेम केस बनेंगे, ठीक है कि नहीं? इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो। मैंने जहाँ पे यहाँ पे एक्स वाई का ये एम इंटू एन का मान कितना किया था, 24। सेम का सेम 2024 के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन था, एक और। यहाँ पे हम केस बना सकते हैं 12, कितना 12 इंटू 1, और बोलो 6 इंटू 2, 4 इंटू 3, कुछ भी मान हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो क्या इस अकेले से मान दे सकते हैं आंसर इसका? फिर इससे चेक करेंगे दे सकते हैं नहीं दे सकते, फिर दोनों से चेक करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को बताना क्या आएगा इसमें, ठीक है कि नहीं? 2024 के क्वेश्चन आया हुआ, और सेम टू सेम एक क्वेश्चन यहाँ पे और आ गया। वही सेम प्रोसेस चलेगी, इससे देखो, इससे देखो, फिर आप दोनों से देखो, फिर आंसर निकालने की कोशिश करो। समझ में आएगी नहीं है? इसमें क्या बोला हुआ है, 3 अभाज्य संख्या है, योगफल कितना है, योगफल भी एक अभाज्य संख्या आना चाहिए। 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल भी अभाज्य संख्या आना चाहिए, और उनका योगफल 23 से कम है। समझ में आएगी नहीं यार? सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा?
वो इस चेक करना पड़ेगा हमको, चेक करेंगे और फिर आंसर निकालेंगे। अभाज्य संख्या कितने, अब कैसे करेंगे इसको भाई? अभाज्य संख्या कितनी कितनी हो सकती है? 2, 3, 5, 7 और 11 और 13 और 17, 19 और बताओ आगे चलती रहेगी, 23 भी आ जाएगी। बट ये क्या बोल रहा है, ऐसे खूब सारी संख्याएं आ सकती है। अब हम क्या करते हैं, इसका एक इसकी इसकी बात करते हैं, केवल खतने एक की। उनका योगफल 23 से कम है। उनका योगफल क्या होना चाहिए? 23 से कम है। अगर मैं 23 ले लूँगा, अगर मैं 23 ले लूँगा तो 2 संख्या और लेनी है और उनका जोड़ तो 23 से ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है कि नहीं? फिर मैं अगर 19 ले लूँगा तो मिनिमम मेरे को 2 तो लेना ही पड़ेगा। फिर एक 3 लेता हूँ तो 19 और 5 24, फिर 23 से ज़्यादा हो जाएगा। इस वाले ऑप्शन की चेक करने की बात कर रहे हैं हम। समझ में आया कि नहीं आया? फिर बात करते हैं 17 की। तो मैंने 17 लिया, ठीक है कि नहीं? तो 17 लिया मैंने। अब 17 के साथ में 2 संख्या और क्या लूँ कि मेरे पास से अभाज्य संख्या आनी चाहिए, उनका जोड़। यही तो पूछा ना इसने। 3 भिन्न अभाज्य संख्याएं हैं जिनका योगफल भी एक अभाज्य संख्या आनी चाहिए। अब मेरे को क्या करना है, केस लेने हैं, ठीक है कि नहीं? अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 17 लिया। अब 17 के साथ 2 और संख्या ऐसी लेता हूँ जिनका जोड़ फिर करके सब अभाज्य संख्या आना चाहिए। 17 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? या तो 19 है या 23 है, या फिर आगे मैं बात करूँ तो मेरे पास से 29 आ गई। 24, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28, 29 ही आएगी। 29 भी आ सकती है। तो अब मैंने कहा 17 है, तो मैं 17 के साथ अगर 2 ले लिया तो कितना आ गया? मेरे को अगर 23 बनाना है, 17 के साथ 23 बनाऊँ तो 17 कितनी 6 कम पड़ती है। अब कोई भी संख्या का जोड़ 6 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। लेकिन 17 के साथ में 23 किसको 29 बनाना चाहूँ तो मेरे को कितना लाना पड़ेगा? 12 लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? 12 जोड़ आ रहा है क्या? अब सुनो, हाँ तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई यहाँ पे 19 आ सकता है, 23 भी नहीं आ सकता, 23 से कम है। 23 भी नहीं ले सकते, 29 भी नहीं ले सकते। एक केस भी कंप्लीट हो गया अपना, है ना? यहाँ तो अपन क्या नहीं ले सकते, 23 भी नहीं ले सकते और फिर से ज़्यादा। 17 के साथ कोई मेरे हिसाब से केस नहीं होगा फिर, है ना? 17 के बाद में 19 बन सकता था, 19 के बाद में 23 बन सकता था। तो 19 तो वैसे भी नहीं बन रहा, तो 23 तो अपन बना नहीं सकते। ठीक है, तो अपन बात करते हैं 17 भी हमारा नहीं ले सकते। अब बात करते हैं 13 से। हमको तो आंसर निकालना है इसका कि भाई एक अभाज्य संख्या का ग्रुप होना चाहिए मेरे पास जिनका जोड़ भी अभाज्य संख्याएं आए। तो हमने बोल दिया ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब बात करते हैं 13 की। बात करते हैं किसकी? 13 की। 13 के साथ बड़ा जुड़ के बड़ा ही होगा ये, जुड़ के बना 17 बन सकता है, 19 बन सकता है। 17 बनने के लिए मेरे को 4 चाहिए। 2 संख्या जिनका जोड़ 4 होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, किसी का भी जोड़ 4 नहीं आ सकता। 19 6 आ सकता है क्या इनका जोड़? सर 6 भी नहीं आ सकता। क्यों? किसी का भी जोड़ 6 नहीं आ सकता। इसका 5 आ रहा है, इसका 7 आ रहा है, इसका 8 आ रहा है, तो सर 13 भी हम इसको नहीं ले सकते। अब बात करते हैं, हम बात करते हैं 11 की। ठीक है, हमने एक संख्या ले ली 11। तो अब 11 से हम 13 पे पहुंच सकते हैं, 17 पे पहुंच सकते हैं, 19 पे पहुंच सकते हैं। ठीक है कि नहीं है? थोड़ा सा इसको मिटा के सही लिख दूं मैं। जी, ये 19 के बाद में 23। ठीक है, हाँ तो 11 की बात करते हैं। यहाँ ये नहीं ले सकते थे, ये इससे कुछ हो नहीं रहा, इससे कुछ हो नहीं रहा, इससे कुछ हो नहीं रहा। 11 पे हम पहुंच गए। तो 11 के साथ हम 13 बना सकते हैं, 17 बना सकते हैं, 19 बना सकते हैं और 23 बना सकते हैं। बना के देखते हैं कितना बनता है। 23 तो हम बना नहीं सकते, क्यों? क्योंकि 23 से कम होना चाहिए। तो अब बात करते हैं 13 बनाने के लिए। तो यहाँ पे 2 संख्याएं जोड़नी पड़ेगी क्योंकि 3 संख्याएं लेनी है। एक ही संख्या जोड़ने पर 13 बन रहा है कम से कम। इसका मतलब 13 तो बना नहीं सकते, 17 बनाते हैं। 17 बनाने के लिए मेरे को कितना जोड़ना पड़ेगा इसमें? 6। 6 बन रहा है क्या कहीं पे? नहीं बन रहा। 19 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा मेरे को? 8। 19 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 8। तो बताओ 5 और 3 8 आ रहा है क्या? तो 11 के साथ में 5 और 3 ले सकता हूँ क्या? ये 1 बन गया कि नहीं बन गया केस? सर बन गया, बिल्कुल बन गया। 19 बन गया, ठीक है। और 11 के साथ और भी कोई बन रहा है क्या? 11 के साथ 8 बनाना है मेरे को, ठीक है। 6 तो बनाना था, 6 बना नहीं। 2 बनाना था, बना नहीं। 8, 5 3 से बन गया। और किसी से बन रहा है क्या 8? नहीं बन रहा। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास 8 नहीं बन सकता हो। फिर बात करते हैं 7 की। 7 ले लें। तो 7 से हम 11 तक पहुंच सकते हैं, 13 तक पहुंच सकते हैं, 17 तक पहुंच सकते हैं और 19 तक पहुंच सकते हैं।
केस बनाने पड़ेंगे भैया, ये क्वेश्चन वैसे ही है और कोई इनका इलाज नहीं है, ठीक है कि नहीं है। तो हमने बोला कि भाई ये लेते हैं हम 7, 7 के साथ 4 नहीं बना सकते, 7 के साथ 6 नहीं बना सकते, 7 के साथ 10 बना सकते हैं क्या? सर 10 बनाने के लिए भी 7 के साथ 7 ले सकते हैं और 3 ले सकते हैं, लेकिन एक संख्या तो एक ही बार लेनी है, तो ये नहीं ले सकते। 19 बना सकते हैं क्या? 19 बनाने के लिए मेरे को कितना चाहिए? 11 चाहिए कि नहीं चाहिए? 11 बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? तो 11 बन सकता है क्या किसी से? नहीं बन रहा। क्यों? 11 7 से 19 तक जाने 11 बनेगा, 11 तो एक इससे बन सकता था, नहीं बन रहा। 5 इनसे छोड़ो से किसी से बन नहीं रहा। अब बात करते हैं 5 पे, ठीक है। 5 से हम 7 पे जा सकते हैं, 11 पे जा सकते हैं। 11 पर जाने के लिए मेरे को 6 जोड़ना पड़ेगा, 6 किसी से जोड़ नहीं रहा। 13 पर जाने के लिए किससे जोड़ना पड़ेगा बताओ? 13 पर जाने के लिए मेरे को 8 से जोड़ना पड़ेगा, और 8 मेरे पास है, बन नहीं रहा, क्योंकि 8 मेरे को 5 से बनता, वो नहीं बन रहा। और 17 पे जाने के लिए मेरे को 12 बनना, ठीक है कि नहीं है। 17 पर जाने के लिए मेरे को 12 बनता, और 12 किससे बनेगा बताओ? 12 किसी से भी नहीं बन रहा। फिर 17 के पे जाने 19 पे जाने के बाद मेरे पास कितना बनता? 14, ठीक है कि नहीं है। 19 पे जाने के लिए मेरे को कितना बनता? 14। तो 5 है, तो 19 पे जाने के लिए 14 बनता, तो 11 और 3 14 हो रहा है कि नहीं हो रहा? और 11 और 3 तो हम पहले ले चुके, तो केस तो वो फिक्स हो गया। और बताओ, 19 पे जाने के लिए 11 14 बनता, तो और किसी से भी नहीं बन रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं 3 की। अब बात करते हैं 3 की। 3 की बनाओ, एक भी केस छूटा और काम तमाम। तो बड़ी ध्यान से इसको देखना है। 3 से बात करते हैं, ठीक है। 3 से हम किस पे जा सकते हैं? 7 पे। 7 पे जा सकते हैं, लेकिन 4 जोड़ना पड़ेगा, 4 नहीं बन रहा। 3 से हम जा सकते हैं 11 पे, 8 जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा? 8 जोड़ना पड़ेगा। अब 8 कैसे बनेगा? नहीं बन रहा, ठीक है कि नहीं बन रहा, क्योंकि 3 8 बनाने के लिए 3 तो ले लिया अपन ने, 5 और 3 ले सकते थे, वो नहीं बन रहा। अब 3 से 13 बनाने के लिए कितना बनेगा? 10, 10 भी नहीं बन रहा। 3 से 17 बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा बताओ? 3 से 17 बनाने के लिए 14 बनाना पड़ेगा। 3 से 17 बनाने के लिए 14 बनाना पड़ेगा, और 14 किससे बन रहा है? बन रहा है क्या? नहीं बन रहा, ठीक है कि नहीं है। 3 से 14 नहीं बन रहा, और 3 से 19 बनाने के लिए मेरे पास 16 बनना चाहिए, और 16 किससे बनेगा? 11 और 5 से, वही केस आ गया वापस, ठीक है कि नहीं है। और 23 बना नहीं सकते। फिर 2 से देख लो एक बार, लास्ट 2 से देखा तो हमको कितना बनाना चाहिए? 5 बन सकता है, 7 बन सकता है, लेकिन 7 बनने के लिए मेरे पास 5 चाहिए, ठीक है कि नहीं है। फिर 11 बनने के लिए मेरे पास 9 चाहिए, तो 9 भी नहीं बन रहा कहीं से भी। 13 बनाने के लिए मेरे पास 11 चाहिए, 11 भी नहीं बन रहा। तो एक ही केस आया कि नहीं आया यहाँ पे? तो यहाँ से एक केस आया कि नहीं आया? तो इस अकेले कथन का प्रयोग करके आंसर दे सकते हैं नहीं दे सकते? इससे इसको भी चेक करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, समझ में आएगा नहीं? बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसको छोड़ने में फ़ायदा रहेगा आपके। अब आपको जिस जैसे इसमें चेक किया, उसमें इसमें भी चेक करना पड़ेगा कि इसने अब यहाँ पे क्या किया इसने। इसमें तो कुछ भी नहीं दिया था, लेकिन एक ही केस आया अपने पास, ठीक है। अब इसमें क्या किया इसने, यहाँ पे सेकंड वाले में क्या किया, यहाँ पे देखना। इसने बोला कि भैया मैं क्या करता हूँ, उनमें से एक संख्या 5 फिक्स कर देता हूँ। जैसे मैंने कहा, इसको मैंने ढक दिया, इसको मैंने ढक दिया यहाँ पे, सॉरी, ये था ना अपना क्वेश्चन। एक बार इसको साफ करते एक्चुअली। अब जैसे, अब जब इस वाले चीज़ से आंसर निकालेंगे ना, इस वाली चीज़ से, केवल इससे निकालेंगे, तो ये भूल जाएंगे कि योगफल 23 से कम है। कितना भी आ सकता है। तो 5 के साथ जुड़ के इस दुनिया में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? बड़ी सारी, बहुत सारी अभाज्य संख्याएं हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को चेक ही नहीं करूंगा, मैं सीधी सी बात करूंगा, भाई 5 से तो बहुत सारी संख्याएं हैं आगे, कोई सी भी संख्या आ सकती है कि नहीं आ सकती? अब कोई सी भी संख्या आ सकती है, कितनी भी बड़ी बन सकती है, वो कितनी भी बड़ी अभाज्य संख्या बन सकती है। तो इसको तो चेक करना इम्पॉसिबल ही है। समझ में आएगी नहीं? कुछ क्वेश्चन ऐसे भी सोल्व होंगे आपके दिमाग से। अब इसमें हर चीज़ अपन को सोल्व नहीं करनी, क्योंकि इसमें तो हमको योगफल 23 कर दिया था फिक्स, तो हमने कुछ केस बना के देख लिए। लेकिन यहाँ पे तो भाई फिक्स नहीं किया इसने, तो एक संख्या बोली है 5, दूसरी तो मैं बोल देता हूँ, क्या पता कितनी भी बोल दूंगा बड़ी, 1 लाख में, 2 लाख में, 3 लाख में तक भी बोल सकता हूँ, और उनका जोड़ भी
अभाज्य संख्या आ सकता है, तो ये तो इम्पॉसिबल है इससे निकालना। तो सीधी सी बात है, इससे तो आंसर नहीं निकलेगा, इससे अकेले क्या आंसर निकल सकता है। तो यहाँ से अपने पास आ गया कौन सा आंसर, ये वाला। प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी अकेले कथन से दिया जा सकता है, किंतु अकेले किसी अन्य कथन से नहीं दिया जा सकता। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा अपने पास, केस बना के आपको देखने पड़ेंगे, इसका कोई और इलाज नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है। ये आपने अभी मैंने बता ही दिया था आपको। चलो जी, 2025